हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्वैलो स्टार की मूवी बैटल ऑफ द प्रीमोर्डियल स्टार आ चुकी है और मैं इसे इस पूरी वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नोट लिखा हुआ दिखाया जाता है जिसमें वो लोग बोल रहे थे ह्यूमन रेस की 5 ग्रेट पावर्स ने अर्थ की यूनिक वैल्यू के चलते उसकी ओनरशिप को खुद में डिवाइड कर लिया, जिसके चलते अर्थ के लॉर्ड लुओ फैंग ने इसे वापस हासिल करने के लिए ओरिजिन स्टार की गहराइयों में जाकर हंट करना शुरू कर दिया ताकि वो बहुत सारे ट्रेजर्स को हासिल करते हुए अर्थ को वापस पा पाए। इसी के चलते उसे एक लीजेंडरी ट्रेजर हाथ लगा जिसने उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया और अब वो अंधाधुंध स्लोथर में फंस चुका है। इस नोट के कंप्लीट होते साथ ये मूवी के सीन स्टार्ट होते हैं और हमें एक वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है प्रीमोर्डियल स्टार ये एक मिस्टीरियस रीजन है जो कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के काफी ज्यादा करीब है। साथ ही ये एक बैटल ग्राउंड भी है जहाँ पर बिलियंस ऑफ रेसिस के वॉरियर्स ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस जगह पर काउंटलेस रेयर और प्रीशियस ट्रेजर्स अपीयर होते हैं जिसके चलते बहुत सारे एम्बिशियस वॉरियर्स इसकी चपेट में आते रहते हैं। इसी के साथ वॉइस ओवर खत्म होता है और हमें यहाँ पर विजुअल्स में एक बहुत ही ज्यादा डेडली वॉरियर देखने को मिलता है जिसका के नेम होता है ब्लड क्लाउड मास्टर। उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने एक ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपनी एक फिंगर की एनर्जी बीम अटैक से ही उस ट्रेजर के चलते उसे मल्टीप्लाई करके अपने आसपास मौजूद तकरीबन हर एक वॉरियर को जान से मार डालता है। जैसे जैसे ये एनर्जी बीम उन सभी यूनिवर्स मास्टर लेवल के वॉरियर्स के साथ टकरा रही थी तो हमें उनकी जोर जोर से चीखें सुनाई पड़ती हैं और वो वहीं पर जान से मारे जाते हैं। यहाँ पर मौजूद अपने सभी एनिमीज को खत्म कर देने के बाद ब्लड क्लाउड मास्टर ने अपने इस ट्रेजर को यही इस जगह पर छुपा दिया था ताकि कोई और पावरफुल वॉरियर जो कि इसके लिए वर्ती हो इसे इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग भी अपनी पूरी तैयारी करने के बाद इस जगह पर पहुंच चुका है। अब हमें प्रीमोर्डियल स्टार के आउटर रीजन के अंदर 20,000 ईयर्स लेटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम बहुत सारे अर्थ के ह्यूमन वॉरियर्स की डेड बॉडीज को देख पाते हैं जिसके चलते हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फियर्स बैटल हुई है। इनमें से जिंदा बचने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और ये दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे। तभी इनके सामने अपीयर होते हैं नॉर्थर्न बॉर्डर लाइंस के वो सभी मेंबर्स जिन्होंने इनकी टीम का ये हाल किया है। उनका टीम लीडर लॉर्ड वू गुआंग आगे बढ़ते हुए इनके ऊपर प्रेशर डालते हुए बोल रहा था, तुम अर्थ के बेकार क्रिएचर, तुम लोगों के लिए यहाँ तक पहुँच पाना ही बड़ी बात है। इस पर ह्यूमन रेस का वो वॉरियर खुद को संभालते हुए खून में लथपथ हालत में ही अपनी दर्द भरी आवाज में उनसे कहता है, लॉर्ड लुओ फैंग तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर तो लॉर्ड वू गुआंग मुस्कुरा देते हैं जो देखकर उनके टीम मेंबर ह्यूमन रेस के इन वॉरियर्स के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालते हुए इन्हें टॉर्चर करने लगते हैं और उनकी हड्डियों को तोड़ने लग गए थे, जिसके चलते ह्यूमन रेस के ये वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा तड़प रहे होते हैं। उनको यूं तड़पता हुआ देखकर नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के ये सभी मेंबर्स तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लॉर्ड वू गुआंग ह्यूमन रेस के वॉरियर्स के और भी ज्यादा करीब आते हुए उनसे कहता है, तुम्हारा मतलब वो बच्चा जिसने अभी सिर्फ कुछ 100,000 ईयर्स तक ही कल्टीवेशन की है, आज वो खुद भी तुम लोगों को नहीं बचा सकता। ये कहते हुए लॉर्ड वू गुआंग इन लोगों को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि लुओ फैंग इन्हें बचाने के लिए आए और ये उन्हें किल करके उससे उसके सारे सुप्रीम ट्रेजर्स को छीन लें। पर काफी देर तक इन्हें टॉर्चर करने के बाद भी जब लुओ फैंग वहां पर नहीं आता तो फाइनली वो अपने हाथों के अंदर इन्हें भींचते हुए जान से मारने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो दोनों ह्यूमन वॉरियर्स उनके हाथों से गायब हो जाते हैं, जो देखकर वो थोड़े से हैरान हो गए थे। इसीलिए वो चौकन्ना होते हुए इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ गए और इन्हें किसने बचाया। उनकी पूरी टीम ही फोकस्ड हो चुकी थी। तभी हमें देखने को मिलता है कि लुओ फैंग खुद यहाँ पर आ चुका है और उसने ह्यूमन रेस के इन दोनों वॉरियर्स को बचाया है। फैंग इन दोनों को ही नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस की रेंज से बाहर लाकर एक मीटियोराइट के ऊपर बैठा देता है और फिर खुद इन नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के मेंबर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए इनसे कहता है, इन लोगों को अब मुझ पर छोड़ दो। इसी के साथ फैंग बड़ी तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के मेंबर्स के सामने आकर एक मीटियोराइट के ऊपर खड़ा हो जाता है। फैंग की यहाँ पर हुई एंट्री से ही हमें देखने को मिलता है कि ये लोग कितने ज्यादा घबरा चुके थे। अब फैंग इनसे कहता है, नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के बेकार कचरों, आगे बढ़ो और अपनी मौत से मिलो। इस पर तो लॉर्ड वू गुआंग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, लुओ फैंग। इसी के साथ फिर वो तेजी के साथ अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए वेपन लेकर फैंग की तरफ आगे बढ़ जाता है, जिसके पीछे पीछे उसकी पूरी टीम भी आने लग गई थी। वो सभी लोग चारों तरफ से फैंग के ऊपर हमला करने लग गए थे, पर इससे पहले कि उनके अटैक्स फैंग के साथ टकरा भी पाते, फैंग अपने 9 टाइगर रिवर ट्रेजर का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी चपेट में आकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और फिर जैसे ही ये खुद को संभालते हुए अपने आसपास की सिचुएशन को समझते हैं तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये तो एक डोमेन टाइप ट्रेजर है। तभी फिर फैंग इनके सामने मौजूद खड़ा अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, शिकार शुरू हो चुका है। इसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ 1 बाय 1 इनके सभी टीम मेंबर्स को जान से मारने लगता है। अपनी आंखों के सामने ही अपने वनरेबल्स की बॉडीज को वैनिश होता हुआ देखकर लॉर्ड वू गुआंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है,
ये अभी सिर्फ एक अनडाइंग है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब फिर वो गुस्से में अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को अनलिश करते हुए कहते हैं, ह्यूमन, मैंने पहले तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगे। इसी के साथ वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए फैंग के ऊपर रिलीज कर देते हैं, जो कि था एक एनर्जी टाइप अटैक, जिसका सामना फैंग अपने गोल्डन क्योटी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए इजीली कर लेता है। लॉर्ड वू गुआंग के इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि हम देख पाते हैं कि ये फैंग के 9 टाइगर रिवर ट्रेजर को चीरते हुए आसपास मौजूद प्लैनेट्स को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके खाक किए जा रहा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी फैंग के ऊपर इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ था और वो बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा होता है, जो देखकर तो लॉर्ड वू गुआंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कर पाते, तभी फैंग ने बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर भी अटैक करके उन्हें जान से मार डाला था। और फैंग को उनके मारने वाला ये स्लैश अटैक सच में देखने लायक होता है। इधर हम देख पाते हैं कि अपने लॉर्ड वू गुआंग को जो एक ही अटैक में जान से मारता हुआ देखकर उनकी टीम के जो बचे खुच मेंबर थे वो जल्दी से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर फैंग उन्हें कहां भागने देने वाला था, वो अपनी गोल्डन बीस्ट बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी जान से मार डालता है। और अब फिर जब ये बैटल पूरी तरह से थम जाती है तो हमें देखने को मिलता है कि फैंग को वहां पर कुछ मीटोराइट्स के पीछे डीमन वॉरियर्स नजर आते हैं, जो कि इस सारी बैटल को विटनेस कर रहे थे। पर जैसे ही उन्हें आइडिया होता है कि फैंग ने उन्हें देख लिया, वो फौरन से दुम दबाकर भाग जाते हैं। फैंग उन पर ध्यान नहीं देता और अपनी स्वॉर्ड को स्टोरी रिंग में वापस रखते हुए नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के उन सभी मेंबर्स के ट्रेजर्स को लेकर वापस से अपने ह्यूमन रेस वॉरियर्स के पास आ जाता है। फैंग उन्हें संभालता है, जिस पर वो अपनी जान बचाने के लिए फैंग का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ फैंग ने उन्हें सेफली वहां से वापस भिजवा दिया था। तो अब उनके चले जाने के बाद लुओ फैंग को बताती है, हालांकि ये स्क्वाड अर्थ से था, लेकिन इनकी कमांड ऑफ अथॉरिटी अभी भी ह्यूमैनिटी के 5 मेजर पावर्स की स्पेस इमिग्रेंट्स के हाथ में है। इन्हें मेन फोर्स के लिए प्रीमोडियल स्टार के पास रास्ते को सिक्योर करने के लिए डेंजरस मिशन मिला और फिर इन पर नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के हाथों अचानक हमला हो गया। वह बाता से ये सुन करके कैसे जानबूझकर अर्थ की ह्यूमन वॉरियर्स को यूं फंसा कर उन्हें जान से मरवाया जा रहा है, फैंग को बहुत अफसोस होता है। इसीलिए वो काफी ज्यादा निराश होते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, पास्ट में मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी हाफ ओनरशिप को गिव अप करना पड़ा। तब से ही पावरफुल बैकग्राउंड्स वाले स्पेस इमिग्रेंट्स की अर्थ पर भरमार लग गई, जिन्होंने मेजर पावर्स के लिए एज अ एजेंट काम किया और धीरे धीरे अर्थ की सारी अथॉरिटी को सीज कर लिया, जिसके चलते मेरी अर्थ के लोगों को बुली किया गया और उन्हें अभी भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। दोबारा कभी भी ऐसा ना हो, इसलिए मुझे प्रीमोडियल स्टार से इनफ ट्रेजर्स को इकट्ठा करना है, ताकि फिर मैं उनसे बार्गेन करते हुए 5 ग्रेट पावर से अर्थ की ओनरशिप को वापस ले सकूं। ये कहते हुए फैंग काफी ज्यादा सीरियस होते हुए तैयार हो गया था। तभी वो वाता फैंग से कहती है, प्रीमोडियल स्टार सच में काफी ज्यादा अच्छी जगह है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों लोग इसके लिए फाइट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार के आउटर रीजन पर ही जो वॉरियर्स मौजूद हैं, उनके पास बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं। तभी फैंग उससे कहता है, बबाता, हमने जो अभी अभी नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के मेंबर से ट्रेजर्स लिए हैं, उनकी वर्थ कितनी है? जिस पर बबाता उसका आइडिया लगाते हुए फैंग से कहती है, अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन हुन युआन। साथ ही वो ये भी बता देती है कि पहले जो हमने हासिल किए हैं उनको मिलाकर ये इतने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये तो हमारे गोल के आसपास भी नहीं है, जिससे फैंग को भी आइडिया हो जाता है कि अर्थ की ओनरशिप को वापस लेने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसीलिए फैंग बिना टाइम वेस्ट किए तेजी के साथ प्रीमोडियल स्टार के इनर रीजन की तरफ जाने लगता है। इनर रीजन में पहुंचने के बाद तेजी से ट्रेजर्स को सर्च करने के लिए फैंग अपनी गोल्डन बीस्ट बॉडी का इस्तेमाल करने लग गया था। इसी दौरान उसके क्योटी गोल्डन विंग जोर जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे फैंग को आइडिया हो गया था कि ये जरूर वही मैकेनिकल रेस का वॉरियर होगा जिससे लास्ट टाइम मैं टकराया था। वो वनरेबल टियान यांग मेरे आसपास ही होगा। उसके और मेरे विंग सेम सोर्स से आते हैं। उसके विंग्स को हासिल कर लेना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और जितना वो पावरफुल है उसके पास जरूर और भी ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स होंगे। ये सोच लेने के बाद फिर फैंग तेजी के साथ वनरेबल टियान यांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ताकि वो उसको किल करके उसके सारे ट्रेजर्स को हासिल कर ले। तभी सीन कट होता में दिखाया जाता है थोन अलायंस के फोर्ट्रेस लीडर फैन नुओ को, जो अपने इस बड़े से कासल के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स को लिए हुए वनरेबल टियान यांग के ऊपर नजर रखे हुए था। वो इसलिए क्योंकि वनरेबल टियान यांग के पास कुछ ऐसे ट्रेजर्स है जो कि इनकी थोन अलायंस के फ्यूचर के लिए बहुत क्रूशियल हैं। इसीलिए ये किसी भी हाल में उसको खोना नहीं चाहते थे और जैसे वो किसी का सामना करते हुए कमजोर पड़ेगा तो ये उस पर हमला करके उसे जान से मार डालेंगे। वो ये प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक सर्वेंट उन्हें
बताता है फोर्ट्रेस लीडर कोई और एंटिटी भी वनरेबल टियान यांग को अप्रोच कर रही है। इसी के साथ सीन कट और हमें दिखाया जाता है फैंग के गोल्ड राउंड बीस्ट को, जो कि वनरेबल टियान यांग के करीब पहुंच चुका होता है और वहां पर वनरेबल टियान यांग ऑलरेडी उसके आने का इंतजार कर रहा था। फैंग के वहां पर पहुंचते ही वनरेबल टियान यांग अपने पावरफुल किलिंग ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसका सामना करते हुए गोल्ड राउंड बीस्ट ने अपने क्लोज का इस्तेमाल करते हुए उसे चीर के रख दिया था। यहाँ अभी भी फैंग के क्यूटी विंग्स वाइब्रेट कर रहे थे। तो अब फैंग कहता है वनरेबल टियान यांग, जब से हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई है तब से लेकर अब तक करीब 20,000 ईयर्स गुजर चुके हैं। हमारे विंग्स का ये एक दूसरे की टेरिटरी में आते ही वाइब्रेट कर पाना काफी लंबे समय से सेंस नहीं हुआ। इस पर वनरेबल टियान यांग कहते हैं लास्ट टाइम तुम बैटल में मुझसे हार रहे थे, लेकिन किसी न किसी तरह करके बचकर भागने में कामयाब रहे और अब तुम अकेले ही मेरा सामना करने के लिए आ गए। इससे तो अब मेरा काफी टाइम बच जाएगा, तुम्हारे ये विंग्स मेरे नसीब में है। इसी के साथ वो रेडी होते हुए फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर फैंग भी अटैक क्रिएट करते हुए उससे कहता है हमारी उस पास्ट बैटल की विक्ट्री एंड डिफीट इस फाइट के रिजल्ट से डिसाइड होगी। ये कहते हुए फैंग अपने 9 टाइगर रिवर ट्रेजर को अनलिस्ट करता है और इसी के साथ हमें दूर से देखने को मिलता है कि इस पूरे प्लेनेट पर एक तरफ से फैंग के 9 टाइगर रिवर ट्रेजर्स की पावर्स और दूसरी तरफ से वनरेबल टियान यांग की डोमेन पावर्स आपस में टकराने लगती हैं। थ्रोन अलायंस का एक मेंबर जो कि इस सारे नजारे को अपने सामने दूर से खड़ा विटनेस कर रहा था, वो ये देखकर शॉक होते हुए कहता है ये दोनों वाकई फॉर्मिडेबल पावर्स हैं। वहीं जब इधर फैंग और वनरेबल टियान यांग एक दूसरे के साथ अपने विंग्स को टकराते हैं तो उससे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया था कि इसके शॉक वेव के इम्पैक्ट से ही वो पर्सन जो कि इस सारे नजारे को विटनेस कर रहा है वो भी दूर धकेल दिया जाता है और खुद को नहीं संभाल पाता। इसी के साथ वनरेबल टियान यांग फैंग को संभलने का मौका नहीं देते और फौरन से अपने एक सीलिंग टाइम ट्रेजर का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके चलते फैंग का गोल्डन राउंड बीस्ट बुरी तरह से उसमें फंस चुका था। फैंग उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। उल्टा वो सीलिंग टाइप ट्रेजर उसके गोल्डन राउंड बीस्ट बॉडी को और भी ज्यादा सप्रेस करने लग गया था। पर फैंग भी कहां हार मानने वाला है, वो अपनी गोल्डन राउंड बीस्ट बॉडी की गोल्डन लाइट का इस्तेमाल करते हुए इसके साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है और अपने गोल्डन हॉर्न्स को एज अ वेपन इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ इस सीलिंग टाइप ट्रेजर को तोड़ते हुए वनरेबल टियान यांग के ऊपर अपने हॉर्न से ही बहुत बड़ा खतरनाक अटैक करता है, जिससे तो वनरेबल टियान यांग की भी हालत खराब हो जाती है और उनका ये सीलिंग टाइप ट्रेजर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। और यहाँ हर तरफ 9 टाइगर रिवर ट्रेजर और वनरेबल टियान यांग की डोमेन में तबाही मच जाती है। इससे पहले कि हम आगे कुछ भी देख पाते तभी सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है थ्रोन अलायंस के फोर्ट्रेस लीडर को, जो यहाँ पर फैंग और वनरेबल टियान यांग की फाइट को देखते हुए बोल रहे थे हमारी थ्रोन अलायंस इन ग्रेट पीक पावर्स के बीच में सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। अगर हमने वनरेबल टियान यांग से उस ट्रेजर को हासिल कर लिया तो फिर हमारे पास इन पीक पावर्स के बीच में खड़े होने के लिए एक फाउंडेशन होगी। हम इस चांस को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते। ये कहते हुए फोर्ट्रेस लीडर भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी फिर इधर हम वनरेबल टियान यांग को देखते हैं, जो कि फैंग के इस हमले को झेलने के बाद खुद को संभालते हुए बोल रहे थे आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम पहले क्लियरली मुझसे कमजोर थे और अब सिर्फ तुम्हारे एक स्लैश से ही मेरी 1/5 ऑफ डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है। ये कहते हुए वो फैंग से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फैंग उन्हें भागने नहीं देता और अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। फैंग की इस टेक्निक के क्रिएट होते साथ ही वनरेबल टियान यांग इसकी चपेट में आ जाते हैं और खुद को नहीं बचा पाते। इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और उनके सभी ट्रेजर्स यहाँ बिखर गए थे, जिन्हें फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने लगता है। पर यहाँ पर सबसे पहले फैंग को एक काफी यूनिक सा ट्रेजर नजर आता है, जिसे देखते साथ ही वो इसके करीब आकर काफी ज्यादा सीरियस होते हुए इसे घूरे जा रहा था। तो वो आता भी बाहर आकर इसे अच्छे से नोटिस करने लगती है और कहती है ये तो कीजिंग मिरर स्टोन है। फैंग वनरेबल टियान यांग के सभी ट्रेजर्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और अब बाता फैंग को बताना शुरू करती है। वो बताती है कि ये कीजिंग मिरर स्टोन एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेस लो एनर्जी को होल्ड करता है। इसका ऑरा एक हाई लेवल सुप्रीम ट्रेजर की बराबरी का है। इवन इससे रिलेटेड कुछ और रूमर्स भी फैले हुए हैं, जिनमें कहा जाता है कि ये प्रीमोर्डियल स्टार के अल्टीमेट सीक्रेट के साथ कनेक्टेड है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा खुश होते हुए कहता है एक ऑर्डिनरी हाई लेवल सुप्रीम ट्रेजर पहले ही 10 ट्रिलियन हुन युआन्स की वर्थ रखता है। ये उस प्राइस से 10 बिलियन टाइम्स ज्यादा है जो कि मुझे अर्थ के ऊपर से अपने राइट्स को छोड़ने के लिए दी गई थी। इसके अलावा इस कीजिंग मिरर स्टोन की वैल्यू तो इवन उससे भी ज्यादा है और ये 5 मेजर पावर्स को मेरे साथ बैठकर रीनेगोशिएट करवाने के लिए काफी होगा। इस पर तो बुवाता फैंग को बताती है कि 20,000 ईयर्स पहले जब ये कीजिंग स्टोन अपीयर हुआ था तब इसे हासिल करने के लिए सभी रेसिस के बीच में बहुत बड़ी वॉर ट्रिगर हो गई थी, जिसके चलते फिर एक ब्लडी बैटल के बाद इन द एंड ब्लड क्लाउड पेरिस मास्टर के नेम के एक बंदे ने इस कीजिंग स्टोन को
सीज कर लिया था। वो ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर तो अभी भी फ्रीली यूनिवर्स में घूम रहा है। तो फिर आखिर ये कीजिंग मिरर स्टोर वनरेबल टियानयांग के हाथों कैसे लग गया, जो कि पैलेस मास्टर से इंफीरियर है। इस पर तो बुबाता और फैंग दोनों ही सोच में पड़ गए थे। तभी सीन चेंज होता और हमें दिखाया जाता है ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को, जिन्हें क्या पता चल चुका था कि फैंग कीजिंग मिरर स्टोर का न्यू ओनर है। इसीलिए वो कहते हैं अब सभी वॉरियर्स की आंखें तुम पर होगी और तुम उनके टारगेट बन जाओगे। देखते हैं कि तुम इस तूफान से कैसे बचोगे। इसके बाद फिर हम देख पाते हैं कि फोर्ट्रेस लीडर फैंग नुओ और उनकी एक क्लोन बॉडी फैंग के करीब पहुंच चुकी है। वहीं उधर फैंग इस बात से बेखबर अपने न्यू विंग्स के पेयर को अपने पुराने गोल्डन क्योटी विंग्स के साथ मर्ज कर रहा होता है। उसका ये प्रोसेस फिनिश हुआ ही होता है और वो इसकी पावर्स को टेस्ट करने ही वाला था कि तभी अचानक से कासल लीडर फैंग नुओ की क्लोन बॉडी फैंग के ऊपर अपनी वाइन से जानलेवा अटैक कर देती है, जिसे तो फैंग ने अपने न्यू विंग्स की पावर्स को टेस्ट करते हुए इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर फैंग नुओ की क्लोन बॉडी कहती है इंटरेस्टिंग। यहाँ फैंग उसे देखते हुए कहता है बाइज हुई वाइन। और थॉर्न अलायंस के फोर्ट्रेस लीडर फैंग नुओ उन्हें देखकर तो फैंग अपने न्यू पावर्स को टेस्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी बुबाता उससे कहती है इन दोनों की स्ट्रेंथ टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलोड के लेवल की है। और फिर वो इनके बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करते हुए बताती है फोर्ट्रेस लीडर फैंग नुओ की रियल फॉर्म एक रेयर स्पेशल लाइफ फॉर्म है। उसका जेनेटिक लेवल एक ऑर्डिनरी बीइंग से 1000 टाइम्स ज्यादा है और उसकी बॉडी का साइज मिलियन किलोमीटर्स को भी क्रॉस कर चुका है। थैंक्स टू हिज इनेट ट्रांसप्लांट सीक्रेट टेक्निक उसके पास 2 क्लोन्स भी हैं, जो मिलकर उसे 3 पीक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स की बराबरी का बनाते हैं। इसी के साथ वो वाता की बात कंप्लीट हो जाती है और इधर बाइजू वाइन फैंग से कहता है ह्यूमन लुओ फैंग कीजिंग मिरर स्टोन मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जिस पर फैंग अपनी गोल्ड ऑन बीस्ट बॉडी की पावर्स को अनलिश करते हुए कहता है मुझे धमका रहे हो, सपने देखो। ये कहते साथ ही फैंग अपनी गोल्ड ऑन बीस्ट बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है और इन दोनों क्लोन्स के साथ लड़ने के लिए एक साथ मिलकर इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। बाइजू ट्री फैंग की ह्यूमन बॉडी को संभाल रहा था, जबकि फैंग नुओ फैंग की गोल्ड ऑन बीस्ट बॉडी को चारों तरफ से अपनी वाइन से जकड़ते हुए उसे ट्रैप कर लेता है। उसे शायद लग रहा था कि वो फैंग की गोल्ड ऑन बीस्ट बॉडी को जकड़े रखकर उसे कमजोर कर देगा, लेकिन गोल्ड ऑन बीस्ट बॉडी अपने साइज को फुल्ली अनलिश करती है, जिसके चलते ये वाइन्स उसे नहीं संभाल पाती और बुरी तरह से टूटते हुए चकनाचूर हो गई थी। जो देखकर बाइजू वाइन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जबकि गोल्ड ऑन बीस्ट बॉडी अपने मैसिव साइज में उसके ऊपर एक जोरदार रोर लगाती है और फिर अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए चारों तरफ तबाही का मंजर पेश करने लग गई थी। बाइजू वाइन एक बार फिर से खुद को संभालते हुए दोबारा से अपनी वाइन्स को अनलिश करने लगता है और यहाँ पर ये दोनों ही अपनी मैसिव साइज बॉडीज के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इन दोनों के बीच में दोबारा से कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें बाइजू वाइन फैंग के ऊपर जानलेवा हमले कर रहा था, लेकिन फैंग इजीली उन्हें डॉज कर पा रहा होता है। ये देखकर तो वो गुस्से में फैंग का नेम चिल्लाते हुए अपनी एक पावरफुल टेक्निक को क्रिएट करने लग गया था, जिस पर तो फैंग भी पीछे नहीं हटता और वो अपने पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश को रेडी करने लगता है। इसी के साथ जैसे इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि फैंग का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते बाइजू वाइन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी फैंग उसके ऊपर अपने स्लैशेस को बरसाना नहीं रोकता और उसे बुरी तरह से दूर पटक देता है, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि बाइजू वाइन बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। वहीं इधर फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी ने भी फैंग नुओ को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया और वो भी ब्लड खांस रहा था। गोल्ड राउंड बीस्ट तो उसे संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था और उसके ऊपर कंटिन्यूस अटैक किए जा रहा था, जो देखकर अब ये दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। जिस पर फैंग उससे कहता है तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। ये कहते हुए फैंग अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ बाइजू वाइन की तरफ आगे बढ़ते हुए स्पेस को मैनिपुलेट करते हुए उसको बुरी तरह से फंसा देता है। बाइजू वाइन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर जानलेवा स्लैशेस अटैक हो रहे हैं और अब वो नहीं बच पाएगा, इसके चलते वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वहीं हमें देखने को मिलता है कि फैंग उसके शोल्डर पर बैठकर उससे बोल रहा था अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी अपने मुंह में एक एनर्जी बीम अटैक लिए बाइजू वाइन के ऊपर चल देती है, जिसके चलते बाइजू वाइन की पूरी बॉडी वहां पर हवा में ही वैनिश हो गई थी और गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी का वो वाइन अटैक सीधा जाकर फैंग लुओ के कासल के साथ भी लगता है, जिससे बुरी तरह से हिट होने की वजह से वो भी काफी ज्यादा दूर धकेल कर पटक दिया गया था। तो वो जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है मेरे इतने सारे ट्रेजर जाया हो गए, डैम। ये कहते हुए जल्दी से अपने कासल को लेकर वहां से फरार हो जाता है। फैंग उसका पीछा नहीं कर पाता और कहता है वो तो काफी फास्ट निकला। इसके बाद फिर गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी वर्ल्ड रिंग में वापस लौट जाती है, तो वो बाता बाहर आते हुए कीजिंग मिरर स्टोन को निकालते हुए कहती है ये ट्रेजर तो सच में पनौती है।
फैंग, अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो हर कोई तुम्हें टारगेट करेगा। फैंग मिरर स्टोन के साथ खेलते हुए कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, इससे मेरा हंट करने के लिए शिकार को ढूंढने का टाइम बचेगा। वो ये बोल ही रहा था कि तभी दूर खड़े एक वॉरियर की ऑरा को सेंस करते हुए कहता है, इतना इंटेंस प्रेशर। हालांकि वो अभी मुझसे काफी ज्यादा दूर है, लेकिन मैं फिर भी फील कर पा रहा हूँ। वो बात उसे चेक करते हुए फैंग को बताती है, ये तो ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की ब्लड डोमेन है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कीजिंग मिरर स्टोन के लिए हंटिंग कर रहा हो? ये कहते हुए बाता तो अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा हुआ तो फैंग नहीं बच पाएगा। फैंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, ये जगह सेफ नहीं है। ये बोलकर वो तेजी से अपनी विंग्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां से दूर चला जाता है। फैंग के जाते ही ब्लड क्लाउड मास्टर का ऑरा भी वहां पर आ चुका था और ब्लड क्लाउड मास्टर लुओ फैंग की फाइट को पूरी तरह से विटनेस कर रहा था। इसीलिए वो कहता है, सिर्फ एक स्लैश में तुमने पीक यूनिवर्स ओवरलोड को मार डाला। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन अब जो आगे आने वाला है वो है इस तूफान का असली सेंटर, जहां पर तुम्हारी ट्रू एबिलिटी का पता चलेगा। उसके कहते साथ ही सीन कट होता हमें दिखाया जाता है नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के गैलेक्सी लॉर्ड पैलेस को, जहां पर रहते हैं स्टार रिवर मास्टर, जिनका एक बार पहले भी हम एपिसोड में सीन देख चुके हैं कि कैसे इन्होंने टाइम एंड स्पेस को रिवर्स करके बार्क मिरर किंग को जिंदा किया था। और अब वो यहाँ पर भी अपनी उसी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए लॉर्ड वू गुआंग और उनके सभी साथियों को जिंदा कर देते हैं, जो नजारा सच में देखने लायक होता है। लॉर्ड वू गुआंग और उनकी पूरी टीम खुद को जिंदा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गए थे, और जैसे ही वो अपने मास्टर को देखते हैं तो वो फौरन से उनके सामने झुकते हुए उन्हें एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। स्टार रिवर मास्टर उनसे कहते हैं, लुओ फैंग ने तुम लोगों को सिर्फ एक सिंगल स्लैश में मार डाला। इस पर वू गुआंग घबराते हुए आवाज में कहता है, वो लुओ फैंग, वो तो यूनिवर्स ओवरलोड की पीक पावर पोजेस करता है, हम सभी तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। इनकी ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद पावरफुल यूनिवर्स वनरेबल्स कहते हैं, वो बच्चा सिर्फ 20,000 साल के लिए अनडाइंग लेवल तक रहा, उसकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत फास्ट है, जो कि टेरिफाइंग है। अपने डिसाइबल्स की ये बातें सुनकर स्टार रिवर मास्टर सभी से कहते हैं, उस लुओ फैंग को जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता, सभी तरफ ये बात फैला दो और हमारी नॉर्थर्न बॉर्डर मेंबर्स के सभी लोगों से कह दो कि लुओ फैंग को अवॉइड करें और जितना हो सके उससे दूर रहें, और इस बात को मेक श्योर करना है कि ये सारी बातें मैकेनिकल रेस, जर्ज रेस और डीमन रेस के कानों तक भी पहुंच जाएं। जिस पर वू गुआंग कहता है, पर मास्टर, हम तो उससे बदला लेने की बजाय उसकी रेपुटेशन को और ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। मास्टर कहते हैं, उसे हर हाल में मरना ही होगा, लेकिन हमारी नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस फालतू में पहले आगे बढ़कर क्यों नुकसान उठाए। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट वे में हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग क्यों सिटी लीडर के ट्रेजर ऑफरिंग हॉल में पहुंच चुका है और यहाँ पर कीजिंग मिरर स्टोर को रेस के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार है, जिसके बदले में उसे 20 ट्रेजर पॉइंट्स मिल रहे थे। इसकी वर्थ जान लेने के बाद वो इस कीजिंग मिरर स्टोन को अपने पास वापस रख लेता है, और उसने ये जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि उसे पता था कि उसके ऐसा करने से एक सुप्रीम काउंसिल मीटिंग रखवाई जाएगी। इंतजार करते साथ साथ वो यूनिवर्स वनरेबल लेवल तक ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने नेगोशिएट करने के लिए सिर्फ कीजिंग मिरर स्टोर पर रिलाई किया तो ये काफी नहीं होगा, क्योंकि अर्थ पर अभी भी 5 मेजर पावर्स के इमिग्रेंट्स रहते हैं। इसीलिए ये नेगोशिएशन का प्रोसेस आसान नहीं होगा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि एट द एंड सबसे रिलायबल ट्रम्प कार्ड हमेशा अपनी स्ट्रेंथ ही होती है। इसीलिए मुझे जी जान लगाकर कल्टीवेशन करनी होगी। इसी के साथ फैंग अपना यूनिवर्स वनरेबल लेवल का ब्रेक थ्रू करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। वहीं इधर 5 मेजर पावर्स के सुप्रीम बीइंग्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, कीजिंग मिरर स्टोन हमारी रेस के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, हमें लुओ फैंग को इसे रेस को हैंड ओवर करने के लिए मनाना होगा। हाउएवर लुओ फैंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है, वो एक ऐसा पिलर है जिस पर फ्यूचर में रेस रिलाई करेगी, इसलिए हमें इस नेगोशिएशन को बहुत ही केयरफुली करना होगा ताकि हम फ्लेम एम्परर के साथ हुई मिस्टेक्स को दोबारा दोहराने से अवॉइड करें। इसलिए अब ये सभी लोग आपस में बात करके इस नतीजे पर निकलते हैं कि हमें एक सुप्रीम काउंसिल मीटिंग करनी चाहिए। उनके ये कहते साथ ही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुओ फैंग को मीटिंग का मैसेज मिल जाता है, इसीलिए वो वहाँ के लिए निकल पड़ा था। तभी सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है ब्लड क्लाउड मास्टर को, जो अपनी बड़ी सी जायंट बॉडी के साथ यूनिवर्स में बैठे हुए अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए बोल रहे थे, ये कीजिंग मिरर स्टोन ना सिर्फ फॉरेन रेसेस के एनिमीज को अट्रैक्ट करता है, बल्कि एक वॉरियर की उसकी रेस के साथ बनी हुई यूनिटी को भी डैमेज कर सकता है। मैं तो बस ये देखने का इंतजार कर रहा हूँ कि अब तुम क्या करोगे। इसी के साथ सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि फैंग सुप्रीम काउंसिल मीटिंग में आ चुका है, जहां पर अब 5 मेजर पावर्स के सुप्रीम बीइंग्स अपने अपने थ्रोन्स पर बैठे हुए हैं। फैंग आगे बढ़ता हुआ इन सभी के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है, और फिर इन सभी को देखते हुए अपने मन में कहता है,
मेरे मास्टर क्योस सिटी लीडर के अलावा यहाँ पर सभी 5 ग्रेट पावर्स के सुप्रीम लीडर्स मौजूद हैं। ये है मास्टर हुआंग जियान यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस से, और ये है मास्टर किंदोंग फर्स्ट यूनिवर्स बैंक से, मास्टर पेंगोंग यूनिवर्स टेलर गैलेक्टिक बैंक से, और ये है ह्यूमैनिटी के सुप्रीम लीडर ह्यूज एक्स फाउंडर ऑफ द जाइंट जी एरिना। फैंग अभी अपने मन में ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी क्योस सिटी लीडर फैंग से कहते हैं, लुओ फैंग की जिंग मिरर स्टोन स्पेस रोज की पावर्स का यूज करता है। अगर हम इसे रेस के फायदे के लिए इस्तेमाल करें तो ये आने वाली फ्यूचर जनरेशंस की ट्रेनिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसलिए हम यहाँ पर तुमसे इसकी ओनरशिप से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। उनके आगे कुछ कहने से पहले ही फैंग उनसे कहता है, मास्टर मैं कीचिंग मिरर स्टोन को रेस के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। फैंग को अपने मास्टर की बात को पहले ही समझ लेने पर मास्टर ह्यूजेक्स कहते हैं, बहुत खूब, मैं जानता हूँ कि कीजिंग मिरर स्टोन को तुमने अपनी एबिलिटीज के दम पर खुद हासिल किया है। ये आसान नहीं रहा होगा। हम तुम्हारे एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बदले में हम तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे और तुम्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तुम्हें कंपनसेट करने के लिए हम अपना बेस्ट देंगे। इस पर तो फैंग उनसे रिस्पेक्टफुली कहता है, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है और यही मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, मैं अर्थ को वापस लेना चाहता हूँ। फैंग की ये बात सुनकर तो वहाँ हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर कहते हैं, तुम अर्थ को वापस लेना चाहते हो तो फिर वहाँ पर मौजूद स्पेस इमिग्रेंट्स का क्या? तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? मैं उन सभी को वापस भेज दूंगा, उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। फैंग को इतना ज्यादा सीरियसली ये बात कहता हुआ देखकर मास्टर किंदोंग उससे कहते हैं, क्या तुम जानते भी हो कि रेस के लिए हर साल कितने पोटेंशियल बेबीज अर्थ पर पैदा होते हैं? ये हमारी रेस के फ्यूचर के लिए बेहद ही जरूरी है। तभी मास्टर पेंगोंग आके कहते हैं, तुम्हारी अचीवमेंट्स को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि तुम फ्यूचर में यकीनन सुप्रीम काउंसिल के मेंबर बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें रेस के मैटर्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इस पर फैंग आंसर करते हुए कहता है, मैं यकीनन रेस के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक अर्थ ह्यूमन हूँ और अगर मैं अपने होमलैंड और अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो फिर भला मैं अपनी रेस के पूरे फ्यूचर को कैरी कैसे करूंगा? फैंग की ये बात सुनकर तो यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस से मास्टर हुआंग जियान गुस्से में अपने थ्रोन पर पंच मारते हुए कहते हैं, तुम अर्थ की वैल्यू के बदले में किनजियांग मिरर स्टोन को ट्रेड करना चाहते हो? इम्पॉसिबल। इस पर ह्यूजेक्स भी कहते हैं, अर्थ की वैल्यू को कीजिंग मिरर स्टोन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर बताते हैं कि पास्ट में हमने अर्थ के राइट्स को सिर्फ 50 बिलियन हुनिवास में खरीदा था, जो कि अब कीजिंग मिरर स्टोन के सामने उसके एक छोटे से कड़ के बराबर भी नहीं है। इससे पहले के भी आगे और कोई कुछ भी कहता, ह्यूजेक्स अपना हाथ उठाते हुए सभी को चुप करवा देते हैं और कहते हैं, ये मैटर अब हमारी रेस के प्रोग्रेस को इफेक्ट कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये एक फेयर एक्सचेंज है या नहीं। लुओ फैंग, क्या इसके अलावा तुम्हारी कोई और कंडीशन है? इस पर फैंग उनसे कहता है, सॉरी, इस सारे टाइम पीरियड के दौरान अर्थ के लोगों को बुरी तरह से कोल्डनेस और इनजस्टिस से सफर करना पड़ा है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके होमलैंड को उन्हें वापस करूं, जिसे वो अपना घर कह सकें। ये सुनकर तो ह्यूजेक्स फैंग से कहते हैं, अगर तुम किसी और कॉम्पनसेशन पर एग्री नहीं होते तो फिर रेस तुम्हें फोर्स नहीं करेगी। ये मैटर यहीं पर एंड होता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए थे। वन बाय वन उनके जाते ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और लास्ट में बचे थे मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर। वो भी फैंग को देखते हुए नाम में सर हिलाते हुए वहाँ से चले गए थे। उन सभी के चले जाने के बाद यहाँ पर फैंग सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, अर्थ को वापस लेना काफी लंबे समय में मेरे प्लान में था। मैं जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना मुश्किल हो जाए। मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा जब तक कि मैं कामयाब ना हो जाऊं। इसी के साथ ही फैंग भी वहाँ से चला गया था। सीन कटोतरा में दिखाया जाता है 3 मेजर रेसेस के पावरफुल एंसेस्टर्स को, जिनमें सबसे पहले होता है डीमन एंसेस्टर मैंगचा, फिर जज रेस क्वीन और लास्ट में मैकेनिकल रेस का एक बीइंग जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। वो यहाँ पर इन दोनों से बात करते हुए कहता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लुओ फैंग ने कीजिंग मिरर स्टोन को हासिल कर लिया है और साथ ही उसने फोर्ट्रेस लीडर फैन नुओ के क्लोन को भी किल कर दिया है। नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के सभी मेंबर्स यूनिवर्स में ये न्यूज फैला रहे हैं कि वो लुओ फैंग को प्रोवोक ना करें। तुम लोग भी इसके बारे में जानते हो, मैंने सही कहा ना? इस पर डीमन एंसेस्टर मैंगचा कहती हैं, एक मामूली अनडाइंग हम मेजर पावर्स की नाक के नीचे से हमारे शिकार को छीनकर भागने में कामयाब रहा। वो वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पर जज क्वीन कहती हैं, ये सुपर पावर्स जानबूझकर यूनिवर्स में ये न्यूज फैला रहे हैं ताकि उन्हें फैंग का सामना करते हुए नुकसान ना उठाना पड़े। वो चाहते हैं कि हम तीनों फैक्शंस लीड लें। इस पर मैकेनिकल रेस का वो बंदा कहता है, अगर हमने उस लुओ फैंग को ऐसे ही ग्रो करने दिया तो फिर कोई शक नहीं कि कुछ ही देर में ह्यूमैनिटी के पास एक और क्यूरियोसिटी लीडर आ जाएगा, जिसके हाथों सबसे पहले हम तीनों रेसेस ही इफेक्ट होंगी। इस पर जज क्वीन कहती है, कोई शक नहीं,
उसे जितनी जल्दी हो सके एलिमिनेट कर देना चाहिए। पर अगर ये इतना ही आसान होता तो तुम अब तक ऐसा करने का इंतजार न कर रहे होते। क्या तुम करते? और तो और जब से उसने कीजिंग स्टोन को हासिल किया वो ह्यूमन रेस की टेरिटरी से बाहर ही नहीं निकला, और अगर निकला भी है तो एंसेस्ट्रल गोड सेट की कोर एरिया में जाकर कल्टीवेशन कर रहा है। डीमन एंसेस्टर कहती हैं कि जीजिक आइलैंड पर हम उस पर हमला तो कर सकते हैं, लेकिन हम 5 कलर अरोरा लेक के अटैक से नहीं बच सकते। इवन अगर एक यूनिवर्स मास्टर भी उसका सामना करेगा तो ये गारंटी नहीं है कि वो उससे जिंदा बचकर निकल पाएगा। इसके अलावा अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो इसका मतलब होगा कि हमने एंसेस्ट्रल गोड सेट को ऑफेंड कर दिया है, जिसके चलते लॉन्ग रन में हमें और भी ज्यादा लॉसेस उठाने पड़ेंगे। जिस पर मैकेनिकल रेस का बंदा कहता है हम तीनों के पास अपने अपने रीजंस है कि हम क्यों एंसेस्ट्रल गोड सेट को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहते, लेकिन इंडिपेंडेंट वॉरियर्स की बात अलग है। डीमन एंसेस्टर उसकी बात समझ गई थी, इसलिए वो कहती हैं तुम्हारा मतलब है कि हम एक इंडिपेंडेंट ट्रू गॉड को हायर करें, यानी कि एक यूनिवर्स ग्रेटेस्ट लोन फाइटर को हायर करें, लाइक सिटिंग माउंटेन गेस्ट और ब्लैक यूनिवर्स फाउंडर। इस पर जर्ज क्वीन कहती हैं इसकी कॉस्ट छोटी नहीं होगी। इस पर मैकेनिकल रेस का बंदा कहता है यही तो वो चीज है जिस पर हम तीनों को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि हम अपने अपने रिसोर्सेज को मिलाकर 3 हाई लेवल ट्रेजर्स को कंट्रीब्यूट करें। मैंने पहले ही इस काम को सर अंजाम देने के लिए सही कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है। ये सुनकर जर्ज क्वीन तो काफी खुश हो जाती हैं, जबकि डीमन एंसेस्टर कहती हैं 3 हाई लेवल सुप्रीम ट्रेजर्स, क्या इससे वो ह्यूमन लुओफेंग एलिमिनेट हो जाएगा? अगर हाँ तो मैं इसके लिए एग्री हूँ। जर्ज क्वीन भी हाँ कर देती हैं। इसी के साथ मैकेनिकल रेस का वो बंदा वहां से जाते हुए कहता है तो फिर ठीक है, मैं इस मामले को पर्सनली हैंडल करूंगा। इसी के साथ इनकी ये मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लुओफेंग को, जो कि अब एंसेस्ट्रल गोड सेट की अरोरा लेक के नीचे खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो अपनी पास्ट की एक मेमोरी को याद करता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो अकेले में ह्यूज एक्स से मिला था और उन्होंने फेंग से कहा था ये कीजिंग मिरर स्टोन अकेले ही अर्थ के सभी राइट्स को वापस खरीदने के लिए इनफ नहीं है, पर अगर एक दिन तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हो कि तुम अकेले ही सब कुछ संभाल पाओ तो फिर इसका कुछ किया जा सकता है। उनकी इस बात से फेंग को समझ आ गया था कि उसे जल्द से जल्द यूनिवर्स मास्टर लेवल तक पहुंचना होगा, इसलिए वो एंसेस्ट्रल गोड सेट की तरफ जाते हुए कहता है सुप्रीम काउंसिल मीटिंग से रिजेक्ट होने के बाद मैंने अपने माइंड को शांत करते हुए खुद को कल्टीवेशन के प्रोसेस में झोंक दिया और बीस्ट गॉड पाथ को स्टडी करते हुए अपनी कॉम्प्रहेंशन को और भी ज्यादा फास्ट करके यूनिवर्स वनरेबल लेवल का ब्रेक थ्रू किया और फिर स्टार टावर की सारी अथॉरिटी को अपने कंट्रोल में लेते हुए उसे रिट्रीव कर लिया। जब फैंग हमें ये बता रहा था तो हम विजुअल्स में भी देख पा रहे होते हैं कि कैसे जब फैंग स्टार टावर को हासिल कर रहा था तो स्टार टावर में मौजूद जितने भी वॉरियर्स वहां पर टेस्ट दे रहे थे वो सारे के सारे स्टार टावर से बाहर टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों। पर तभी वो देखते हैं कि अचानक से स्टार टावर उनके सामने से छोटा होता हुआ गायब हो गया और इसी के साथ ये न्यूज यूनिवर्स में हर तरफ आग की तरह फैल जाती है कि स्टार टावर अचानक से गायब हो गया है। कोई भी इस बारे में पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद फिर हमें ह्यूमंस की सुप्रीम काउंसिल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ह्यूज जी भी यही बोल रहे थे यकीनन आप सभी लोग जानते होंगे कि स्टार टावर चला गया है, द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर। आखिर वो ऐसे अचानक से कैसे गायब हो गया। यूनिवर्स में मौजूद जितने भी पावरफुल बींग्स थे वो सभी इसी बारे में सोच रहे होते हैं। हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर वो स्टार टावर किसने हासिल किया। सभी रेसिस के बीच में हलचल मच जाती है और वो इस बारे में पता लगाना शुरू कर चुके थे। वहीं इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए बैठा हुआ था और अभी भी अपने मन में बोल रहा होता है स्टार टावर के गायब होने की न्यूज ने तो पूरे यूनिवर्स में क्योस मचा दिया है। खुशकिस्मती से अब मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और इस यूनिवर्स में अपने खुद के दम पर स्टैंड कर सकता हूँ। अब मुझे बस 9 रिवॉल्यूशन सीक्रेट मैनुअल के लास्ट मेटल प्लेट को ढूंढना है और फिर मैं परफेक्ट लाइफ जीन लेवल तक कल्टीवेट कर लूंगा। ये कहते हुए वो सुप्रीम बींग्स के थ्रोन्स को देखते हुए कहता है वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम लोगों के साथ बैठूंगा। इसी के साथ फैंग अपने स्पेसशिप को लेकर 9 रिवॉल्यूशन सीक्रेट मैनुअल के लास्ट मेटल प्लेट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर अभी भी फैंग के ऊपर नजर रखे हुए था और ये लोग अब उसी की ही टेरिटरी में पहुंच चुके हैं जहां अब इनका स्पेसशिप ब्लड क्लाउड्स के अंदर से होकर गुजर रहा होता है, जो देखकर बबाता कहती है ये गूही रीजन बहुत अजीब है, हमारी डिटेक्शन डिवाइसेस इस ब्लड मिस्ट से बने हुए क्लाउड्स को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। अटूका को तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो मजे से टेबल पे स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। तभी फैंग को कुछ अजीब फील होता है और वो अपनी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को लेकर स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और यहाँ पर देखने लगता है कि आखिर क्या हुआ। पर जब उसे वहाँ
पर कोई पर्सन नजर नहीं आता तो वो स्पेसशिप को अपनी बॉडी के अंदर रख लेता और फिर तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ उस अजीब सी फीलिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ फैंग के जाते हुए उसके पीछे से हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा इविल क्रिएचर उसे देखकर हंस रहा था। जैसे ही फैंग ये नोटिस करता है तो वो पीछे की तरफ पलट कर देखता है पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता और उसके चारों तरफ यहाँ पर ब्लड क्लाउड्स थे। इसीलिए फैंग यहाँ पर अपने 9 टाइगर रिवर डोमेन का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में ले सके। जो करते हुए वो अपने मन में ये भी सोच रहा था, ये मेरे मास्टर जुओ शेनकी के द्वारा सेट किया हुआ टेस्ट है। लास्ट मेटल ब्लेड के कोऑर्डिनेट्स यहाँ के ही हैं और जितना मैं जानता हूँ तो मास्टर को मुझे तंग करने में मजा आता है। ये जर्नी यकीनन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन वाली होगी। ये कहते हुए जैसे ही फैंग आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर ब्लड क्लाउड पैलेस नजर आता है और उसे यहाँ पर महसूस हो रहा था कि उसका लास्ट मेटल प्लेट का टुकड़ा इस पैलेस के अंदर है। मुबाता फैंग को बता देती है कि ये ब्लड क्लाउड पैलेस है और साथ ही फिर सोचने लगती है वो मैडमैन जो 3 मिलियन एरास पहले डिसअपेयर हो गया था, क्या वो अभी भी इस पैलेस के अंदर होगा? उसकी आइडेंटिटी, उसका ओरिजिन और उसकी ट्रू पावर्स वो सभी अननोन है। हम नहीं जानते कि वो असल में है क्या, लेकिन कई सारे यूनिवर्स मास्टर्स उसके हाथों से मारे जा चुके हैं और यूनिवर्स वनरेबल्स उनका तो पूछो ही मत। फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या मैं अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ उससे फाइट कर पाऊंगा। इस पर हम देखते हैं कि हैवी एरो किंग तो फैंग का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था और वो अपना आर्मर पहनने वाला होता है कि तभी वो आता उसे रोकते हुए फैंग से कहती है नहीं, वो एक्सट्रीमली डेंजरस है और बिना मर्सी के लोगों को किल कर देता है। उसके स्लोथर के किस्से तो हर तरफ मशहूर हैं। नियरली 99% ऑफ द यूनिवर्स पावर्स उसके एनिमीज हैं। अभी वो आता उसे आगे और कुछ बताने वाली थी कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ऑरा प्रेशर रिलीज होता है जिसके चलते लुओ फेंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता तभी हमें देखने को मिलता है कि ब्लड क्लाउड पैलेस के अंदर से निकल रहे उस धड़कते हुए लावा से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक आते हुए फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी के साथ टकरा जाता है। इसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि फैंग की बॉडी के साथ टकराने के बावजूद भी ये उसके पीछे मौजूद कई सारे प्लैनेट्स को खाक कर देता है और फिर स्लोली ब्लड क्लाउड मास्टर उस धड़कते हुए लावा के अंदर से बाहर आने लगते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है उनकी एक आइकॉनिक एंट्री। उनके यहाँ पर फुली अपीयर होते साथ ही फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी के ऊपर लगा हुआ स्लैश उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स डालते हुए उसके चीथड़े उड़ा देता है और फिर जैसे ही फैंग अपनी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को रिकवर करता है तो ब्लड क्लाउड मास्टर उससे कहता है आखिरकार तुम आ ही गए। उनके मुंह से यह आवाज सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये मेरा इंतजार कर रहे थे, आखिर ये कैसे हो सकता है। फैंग अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर एक बार फिर से उसके ऊपर स्लैश अटैक लगा देते हैं और ये इतनी ज्यादा तेजी के साथ हो रहा था कि फैंग को रियलाइज भी नहीं होता कि उसके ऊपर हमला हुआ है और इसकी पावर्स तो हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि अभी भी कितने सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहे थे। फैंग शॉक होते हुए कहता है इन्होंने हमला कब किया। इसी के साथ इनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है जिसमें ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर फैंग को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड किए जा रहे थे और उनके एक एक अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। फैंग तो उनके सामने जरा सा भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। अब क्योंकि वो स्ट्रेंथ के साथ उनका सामना नहीं कर पा रहा इसलिए अब खुद को संभालते हुए अपने स्टार मैप की पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और कई सारी स्टार सील्स के साथ उनके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करने लगता है। पर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के सामने फैंग की ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाती और वो फैंग की स्टार सील्स को देखते साथ ही अपने हाथों से सिर्फ एक चुटकी बजाते हैं जिससे वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और उसने फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को वहाँ पर इंस्टेंटली टुकड़े टुकड़े कर दिया था और ये नजारा बहुत ब्रूटल होता है। फैंग एक बार फिर से खुद को रिकवर कर लेता है जो देखकर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर कहते हैं नॉट बैड, तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो हैं बट अफसोस तुम्हारे पास यहाँ से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि फैंग बुरी तरह से एक बवंडर में फंस चुका है। इसी के साथ सीन कट और हमें दिखाया जाता है एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रियल्म एंसेस्ट्रल गॉड सेट का सीन जहाँ पर वो बाता और टूका दोनों ही अनकॉन्शियस हो चुकी थी और अब फिर कुछ देर के बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को फैंग के एंसेस्ट्रल गॉड सेट के पैलेस में पाती हैं और यहाँ पर फैंग के पास उसकी लास्ट मेटल प्लेट मौजूद थी। तो अब फैंग अपने पास मौजूद सभी मेटल प्लेट्स को आपस में मिलाते हुए 9 रिवोल्यूशन सीक्रेट मैनुअल को कंप्लीट कर लेता है। जो प्रोसेस होता हुआ देखकर वो बाता तो काफी ज्यादा हैरान भी होती है और खुश भी हो रही थी इसलिए वो इसमें खो गई थी और उसे आइडिया नहीं लगता कि वो अभी कुछ देर पहले अनकॉन्शियस थी। फैंग भी सीक्रेट मैनुअल को कंप्लीट हुआ देखकर काफी ज्यादा अमेज हो चुका होता है। अब जैसे ही वो बातों को समझ में आता है तो वो फैंग से पूछती है ब्लड क्लाउड पैलेस में क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा क्योंकि मुझे फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया था और मैं सप्रेस्ड हो गई थी। ये तो क्लियर है कि तुम्हारी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के साथ फाइट करते हुए उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो फिर आखिर तुम्हें ये मेटल प्लेट कैसे मिली। जिस पर तो फैंग भी थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा देता है और कहता है ये सब ऐसे हुआ। पता नहीं बबाता को फैंग ने बताया है या नहीं पर हमें इसके बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं होता, मे भी आगे बताया जाए। और अब फिर फैंग कहता है अब क्योंकि ये मामला अर्थ के राइट्स को वापस लेने से जुड़ा हुआ है
इसलिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा। वो बाता उसे कहती है, पर ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। फैंग कहता है, कोई बात नहीं, मुझे एंसेस्ट्रल गॉड सेट से इनहेरिटेंस की कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और अब मैं यहाँ पर बैठकर अपने इस 9th रिवोल्यूशन सीक्रेट मैनुअल को अच्छे से कल्टीवेट करूंगा और अपने बीस्ट गॉड पाथ की अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा डीप करूंगा ताकि मैं अपनी पावर्स को तेजी से इंक्रीज कर सकूं। इसी के साथ फिर हमें देखने को मिलता है कि फैंग के पैलेस के बाहर कई सारे डीमन वॉरियर्स फैंग के ऊपर नजर रखे हुए थे, पर ऐसे ही देखते देखते डे बाय डे दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन फैंग अपने पैलेस से बाहर नहीं निकलता। वो अंदर बैठा कल्टीवेशन करता रहता है जबकि वो 9th रिवोल्यूशन सीक्रेट मैनुअल को अच्छे से मास्टर ना कर ले, और फिर कर लेने के बाद हमें बताता है, थैंक्स टू कल्टीवेटिंग 9th रिवोल्यूशन सीक्रेट मैनुअल, अब मेरी अर्थ ह्यूमन ट्रू फॉर्म और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी और रिमोट ओशन क्लोन बॉडी सभी ही लाइफ जीन के परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। अब मेरी डिवाइन बॉडी का साइज मेरी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के बराबर है। अब से जब भी मैं अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स को यूज करूंगा तो मुझे अपनी डिवाइन बॉडी की कंजप्शन को लेकर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब फैंग हमें ये सब कुछ बता रहा था तो हम विजुअल्स में उसकी इस ह्यूमन बॉडी को देख पाते हैं जो कि अब सच में साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और उसके ऊपर कई सारे पैटर्न्स भी बने हुए थे। फैंग की इन सारी बातों को सुनकर बबाता और टूका उसके पास आ जाती है और उसके शोल्डर्स पर आ गई थी और हमें देखने को मिलता है कि ये अब साइज में कितनी छोटी लग रही है। बबाता कहती है, अब कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। इसी के साथ व्यू कट और हमें होंगलाइस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने लुओ फैंग की प्रीमोडियल स्टार वाली स्टोरी सुनी? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ लोग तो ये भी बातें कर रहे थे कि जज रेस, डीमन रेस और मैकेनिकल रेस ने ओपनली ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो लुओ फैंग को जान से मारेंगे। थोर्न अलायंस वाले भी उस पर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। कुछ लोग तो फैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं उसे पता भी है कि ये इलाका कितना ज्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी वो किसी की नहीं सुनता और अपनी मर्जी से मूव कर रहा है। अमेजिंग। आज यहाँ पर काफी लंबे अरसे के बाद हम स्टार इल्यूजन किंग को देख पाते हैं जो यहाँ पर वाइन ड्रिंक करते हुए फैंग के बारे में परेशान होते हुए बोल रही थी। फॉरेन रेस के कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट में मौजूद हैं। अगर उन सभी लोगों ने मिलकर लुओ फैंग के लिए कोई चाल चली तो मुझे लगता है कि उसके लिए आगे बढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। उसकी इसी परेशानी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग तो ध्यान लगाकर कल्टीवेशन कर रहा था और तभी फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक इविल लड़की को दिखाया जाता है। मैकेनिकल रेस का वो पावरफुल बीइंग जो कि डीमन एंसेस्टर और जज रेस क्वीन के साथ बात कर रहा था, वो अब इससे कॉन्टेक्ट करके इससे कहता है, मैं तुम्हें 6 हाई लेवल सुप्रीम ट्रेजर्स दूंगा अगर तुम मेरे लिए किसी को जान से मार डालो तो। इस पर वो लड़की उससे कहती है, मैकेनिकल, लास्ट टाइम जब हमारा कॉन्टेक्ट हुआ तो उस बात को कई हजार साल हो चुके हैं। अब जब तुम जिसको मरवाना चाहते हो कहीं वो ह्यूमन लुओ फैंग तो नहीं? यूनिवर्स सी से वापस आने के बाद मैंने उसके बारे में काफी सारी स्टोरीज सुनी हैं। अभी वो कहाँ पर है? मैकेनिकल रेस का वो बंदा बताता है, एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट में जीजिंग आइलैंड पर। वो लड़की कहती है, एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट तो यूनिवर्स ओरिजिन लॉस का गार्डियन है और यूनिवर्स ओरिजिन भी उसके कॉन्टेक्ट में है। उनके सेक्रेड लैंड और कोर टेरिटरी में जाकर उन्हीं के ही सक्सेसर को किल करना ये कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हें बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और जब भी एक ट्रू गॉड किसी भी जूनियर को किल करता है तो उसे यूनिवर्स ओरिजिन की तरफ से पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सच में ये काम पूरा करवाना चाहते हो तो तुमने जो प्राइस मुझे ऑफर की है उसका डबल देना होगा। इस पर तो मैकेनिकल रेस का वो बंदा कहता है, लुओ फैंग की पावर अभी सिर्फ यूनिवर्स वनरेबल लेवल की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? इस पर वो लड़की इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है और फिर उनसे कहती है, तुम लोग जिसे किल कर रहे हो वो सिर्फ एक क्लोन है, तो आखिर इसका पॉइंट ही क्या? मैं इल्यूजनरी पाथ की मास्टरी करते हुए इसके पिनिकल तक पहुंच चुका हूँ। मैं इजीली उसकी सोल में घुसकर उसे जान से मार सकता हूँ। कोई भी डिवाइन बॉडी मेरे सामने खुद को तबाह करने से नहीं रोक सकती। इस प्रीमोडियल यूनिवर्स में आखिर तुम मेरे अलावा और किसे चूज करोगे? इसी के साथ वो बंदा हमें यहाँ पर अपने इल्यूजन्स का एक नमूना भी दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा डरावने थे। इन सभी को देखने के बाद तो मैकेनिकल रेस का वो बंदा भी मान जाता और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। इस पर तो बंदा यहाँ पर इविल स्माइल करता है और हमें इसका नेम भी मालूम होता है जो कि है ट्रू डेविल गॉड जू जेन। वहीं इधर दूसरी तरफ फैंग अब ध्यान लगाकर कल्टीवेशन में खोया हुआ था और इसी बीच वो डेविल गॉड जूजिन के इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। फैंग को ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके अर्थ के राइट्स को वापस ले लिया है, इसलिए वो यहाँ पर यूजिन के साथ एक रोमांटिक और बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट एंजॉय कर रहा था कि तभी अचानक से उसे एहसास हो जाता है कि ये तो इल्यूजन्स हैं। असल में वो ट्रू डेविल गॉड जूजिन के इन इल्यूजन्स के बारे में कभी भी पता ना लगा पाता अगर उसके पास एंसेस्ट्रल गॉड सेट के बीस्ट गॉड के द्वारा दिया गया वो लाइट मिरर ना होता। ये मिरर फैंग को उसके ऊपर हुए
सोल हमलों से बचाने के लिए था और अब वो एक बार फैंग की जान बचाने के बाद यहाँ पर टूट चुका होता है। अपने इतने खतरनाक अटैक को वेस्ट हुआ देखकर ट्रू डेविल गॉड ज़ू तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो अपने एक और पावरफुल अटैक से लुओ फैंग की सोल को शैटर करना शुरू कर चुका था। फैंग दोबारा से बुरी तरह से इनके इल्यूजन्स में फंस चुका होता है और वो यहाँ पर उसके हाथों जान से मारे ही जाने वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर एंसेस्ट्रल गॉड आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग को ट्रू डेविल गॉड ज़ू के इल्यूजन्स के अंदर से बाहर निकाल लिया था। और हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि टू फेस्ड एंसेस्ट्रल गॉड है। फैंग अब अपने होशो आवाज में वापस लौटने के बाद देखने लगता है कि आखिर ये कौन है जो मुझे मारने के लिए आया है। क्या ये एक यूनिवर्स मास्टर है? नहीं, ये तो एक ट्रू गॉड लेवल का बीइंग है। वहीं इधर अब एंसेस्ट्रल गॉड ट्रू डेविल गॉड ज़ू से कहते हैं ये हमारे एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट की टेरिटरी है, अभी यहाँ से चले जाओ और मैं यही सोचूंगा कि तुम यहाँ पर कभी नहीं आए। इस पर डेविल गॉड ज़ू हंसते हुए कहता है तो ये तुम हो टू फेस्ड एंसेस्ट्रल गॉड, तुम काफी बोल्ड हो, बाकी सभी लोग तुम्हारे सेक्ट से डरते होंगे पर मैं ज़ूज़ेन, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। ये सुनकर एंसेस्ट्रल गॉड को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो 5 कलर और ऑरा बीम का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये अटैक डेविल गॉड ज़ूज़ेन को जरा भी हर्ट नहीं कर पाता। वो उनके ऑरा लेक के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं ये ह्यूमन लुओ फैंग, आज मैं इसे हर हाल में मार कर रहूंगा, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं रोक पाओगे। ये कहते हुए अपनी डोमेन को रिलीज करते हैं, जिसके चलते एंसेस्ट्रल गॉड सेट की सारी जगह उनके कब्जे में आने लग गई थी। फैंग उनके इन अटैक्स के प्रेशर्स को झेलते हुए खुद को किसी न किसी तरह करके संभाले हुए था और कहता है इवन द मोस्ट पावरफुल ट्रेजर 5 कलर ऑरा लेक भी इसका सामना नहीं कर पाई। इसी के साथ अब डेविल गॉड ज़ू फैंग को अपने हाथों में मसलकर जान से मारने लगता है और इविल स्माइल कर रहा था कि तभी अचानक से ही उसके हाथों में से काफी ज्यादा तेज गोल्डन कलर की रोशनी चमकती है, जिससे उसको काफी बड़ा शॉक लग गया था और वो कहता है क्या ये तो प्रीमोडियल यूनिवर्स ओरिजिन की चेन्स हैं। हमें भी देखने को मिलता है कि यूनिवर्स ओरिजिन की ये चेन्स डेविल गॉड ज़ू को अपनी चपेट में लेते हुए उसे बुरी तरह से जकड़ चुकी थी, जिसके चलते वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा होता। वो खुद को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए कहता है डैम इट। ये देखकर अब एंसेस्ट्रल गॉड उसे गिव अप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम यूनिवर्स ओरिजिन के साथ फाइट कर सकते हो? तो इस पर अब डेविल गॉड ज़ू आंसर करते हुए कहता है अगर तुम इस वक्त यूनिवर्स ओशियन में होते तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। इस पर एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि ये प्रीमोडियल यूनिवर्स है, यहाँ पर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि एंसेस्ट्रल गॉड सेट को हिला पाए। इस पर तो डेविल गॉड ज़ू कहता है ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यूनिवर्स ओशन में बताऊंगा कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। ये कहते हुए वहाँ से गायब हो गया था, जो देखकर फैंग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर खुश होते हुए एंसेस्ट्रल गॉड का उसकी जान को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। इस पर अब एंसेस्ट्रल गॉड साइज में छोटे होते हुए उसके सामने आकर उससे कहते हैं यूनिवर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हारी स्पोर्ट में तुम्हारे पीछे कोई पावरफुल बीइंग नहीं है तो तुम मारे जा सकते हो। लुओ फैंग, क्या तुम हमारे एंसेस्ट्रल गॉड सेट के इनर मेंबर बनना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सेक्ट की ट्रू पावर को होल्ड करो। एंसेस्ट्रल गॉड की ऑफर सुनकर और ये जानकर कि उसे अब अपनी ह्यूमन रेस को छोड़कर यहाँ पर इनके साथ रहना होगा, इस पर फैंग उन्हें पोलाइटली आंसर करते हुए कहता है एंसेस्ट्रल गॉड, आपकी काइंडनेस के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया और मैं इसके लिए ग्रेटफुल भी हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी रेस और मेरे होमलैंड को छोड़ना ये एक ऐसी चीज है जो मैं कभी भी नहीं कर सकता। इस पर एंसेस्टर उसे कहते हैं कि इस बार तो तुम 3 रेसिस के द्वारा सेट किए हुए ट्रैप से हमारे एंसेस्ट्रल गॉड सेट की प्रोटेक्शन की वजह से बच निकलने में कामयाब रहे। क्या होगा अगर उन्होंने एक बार फिर से ट्रू गॉड लेवल के बीइंग को तुम्हें किल करने के लिए भेज दिया? तुम्हारे पास दोबारा सरवाइव करने के लिए इतना अच्छा लक नहीं होगा। इस पर फैंग आंसर करते हुए कहता है यूनिवर्स में कल्टीवेशन करने से हमेशा ही लाइफ एंड डेथ का रिस्क रहता ही है। फॉरेन रेसिस के असैसिनेशन के खौफ से मैं अपनी कल्टीवेशन के प्रोसेस को नहीं रोक सकता। इस पर एंसेस्ट्रल गॉड उससे कहते हैं अगर तुम चाहो तो तुम इस फिक्र से आजाद हो सकते हो। इस पर तो फैंग उनकी बात ध्यान से सुनने लगता है और वो आगे कहते हैं अगर तुम एंसेस्ट्रल गॉड सेट के लिए लॉयल्टी की प्लेज ले लो तो फिर हमारे सेट के पावरफुल मेंबर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे जब तक कि तुम एक यूनिवर्स मास्टर लेवल के बीइंग नहीं बन जाते। और उस वक्त अगर एक ट्रू गॉड तुम पर अटैक करके तुम्हें जान से मारने की कोशिश भी करेगा तो उसे यकीनन यूनिवर्स ओरिजिन की तरफ से टेरिबल पनिशमेंट से गुजरना होगा। तुम्हें फिर अपनी जिंदगी और मौत को लेकर कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। उनकी ये सारी बातें सुनकर फैंग तो सोच में पड़ गया था। तो अब एंसेस्ट्रल गॉड वहाँ से जाते हुए कहते हैं 3 दिनों में मुझे अपना आंसर दे देना। अगर तुमने
उन्होंने मना किया, तो नेक्स्ट टाइम जब 3 रेसिस एक्ट करेंगी तो मैं बिल्कुल भी बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। उनके जाने के बाद फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे एक यूनिवर्स मास्टर बनना होगा। इस इनकाउंटर ने तो एक्चुअली मुझे इंस्पिरेशन दी है और अब मुझे समझ आ चुका है कि मुझे क्या करना है। इसी के साथ फैंग एक बार फिर से अपने डिवाइन किंगडम में वापस लौट आता है और कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पर वो स्टार टावर को एज अ प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने लग गया था, इसलिए वो इस प्रोसेस को करते हुए कहता है, मुझे किसी से कोई भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अब जब मेरे सारे प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने के बाद मैं एक बहुत ही फियर्स बैटल करूंगा, तो बाहर की दुनिया को ऐसे लगेगा जैसे मैं पहले एक यूनिवर्स मास्टर लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ। ना सिर्फ इससे फॉरेन रेसेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बल्कि मेरी अपनी रेस के लोगों को भी ये प्रूव हो जाएगा कि मैं अर्थ के राइट्स को वापस हासिल करने के लिए कैपेबल हूँ। मेरा ये स्टार टावर यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है, जो अब से मेरी सोल को प्रोटेक्ट करेगा। ये कहते साथ ही फैंग इसे अपनी सोल की प्रोटेक्शन के लिए लगा देता है और इसी के साथ रेडी होते हुए कहता है, तो फिर चलो फाइट करते हैं। तभी सीन कट होता है और दूसरी तरफ हम डीमन एंसेस्टर मेंगचा को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए कहती है, मैकेनिकल रेस, तुमने तो कहा था ट्रू डेविल गॉड ज़ूज़ेन खुद जाकर लुओ फैंग को जान से मारेगा, तो फिर वो अभी भी जिंदा कैसे है? मैकेनिकल रेस का वो बींग आंसर करते हुए कहता है, उसने वो सब कुछ किया जो भी वो कर सकता था। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंसेस्ट्रल गॉड सेट लुओ फैंग की इतनी ज्यादा वैल्यू करता होगा। इस पर तो डीमन एंसेस्टर भी कहती हैं, अगर उसके पास एंसेस्ट्रल गॉड सेट की प्रोटेक्शन है तो फिर हमारे लिए दोबारा उसको कभी भी मार पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस पर तो मैकेनिकल रेस का वो बींग कहता है, जल्दी मत करो, उसे यूनिवर्स मास्टर लेवल तक ब्रेक थ्रू करने के लिए एटलीस्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तब तक हम उसके सर पर बाउंड्री बढ़ाते रहेंगे, वो चाहे कितनी ही देर तक क्यों न छुपा रहे, मैं पेशेंसली उसका वेट करूंगा। उसके कहते साथ ही सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग को, जो कि अभी भी ध्यान लगाकर कल्टीवेशन कर रहा था और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझ पर किए हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद अब तीनों रेसी सोच रही होंगी कि मैं सामने आने के लिए डर रहा हूँगा, लेकिन मैं तो उन्हें सरप्राइज देने जा रहा हूँ। मैंने सक्सेसफुली बीस्ट गॉड पाथ के 5th लेवल को फुली मास्टर कर लिया है, अब वक्त है उन पर पहले हमला करने का। डीमन रेस, जर्ज रेस, मैकेनिकल रेस, इन सभी ने मेरे सर पर बाउंड्रीज रखी हैं और ये लोग मुझे जान से मरवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और अब मैं अपने इस बैटल में इन तीनों रेसेस को ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब इसके बाद फिर फैंग प्रीमोडियल स्टार पर इन डीमंस के हंट के लिए निकल पड़ता है। तभी सीन कट होता में दिखाया जाता है प्रीमोडियल स्टार पर कुछ वॉरियर्स को, जो कि एक ट्रेजर के लिए आपस में फाइट कर रहे थे। हमें यहाँ पर डीमन रेस के एक पावरफुल वनरेबल टियान हुआ को दिखाया जाता है, जिसके सामने तो कोई भी दूसरा यूनिवर्स वनरेबल नहीं टिक पा रहा था। फैंग भी इसे नोटिस कर लेता है और अपने पहले टारगेट के तौर पर लॉक कर लेता है, जिस पर वो आता उसे इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है, ये वनरेबल टियान हुआ स्काई वुल्फ रेस में स्काई वुल्फ मास्टर के बाद सेकंड बड़ा फिगर है, और साथ ही ये डीमन एंसेस्टर मेंगचा और स्काई वुल्फ लॉर्ड का डिसाइबल भी है। इसकी पावर पीक यूनिवर्स मास्टर लेवल पर है। ये अक्सर ही ट्रेजर्स को छीनने के लिए ह्यूमन टेरिटरीज पर जाकर हमला करता रहता है। इवन एक बार तो इसने अर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स में घुसपैठ भी की थी। फैंग वनरेबल टियान हुआ के करीब पहुंचते साथ ही बिना कुछ कहे जल्दी से अपने 9 टाइगर रिवर ट्रेजर को अनलिश कर देता है। जैसे ही वनरेबल टियान हुआ के सामने मौजूद वो वॉरियर्स फैंग को देखते हैं, वो फौरन से वहां से अपनी जान बचाकर भागने लग गए थे और जाते हुए कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर सुस्त पड़े तो तुम मारे जाओगे। पर हमें देखने को मिलता है कि वनरेबल टियान हुआ तो यहाँ पर फैंग से बिल्कुल भी नहीं डरता। फैंग उससे कहता है, तुम भागे नहीं वनरेबल टियान हुआ, ह्यूमन लुओ फैंग, तुमने प्रीमोडियल स्टार पर अपीयर होने की जुर्रत की, क्या तुम जानते भी हो कि कितनी रेसिस तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हैं? ये कहते साथ ही वनरेबल टियान यांग फैंग के ऊपर बड़ी तेजी के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हमें फैंग की डोमेन के बाहर दिखाया जाता है कि बहुत सारे यूनिवर्स वनरेबल्स इन दोनों की फाइट को विटनेस करने के लिए खड़े हो गए थे। इधर वनरेबल टियान यांग को हमला करने के लिए आता हुआ देखकर फैंग भी अपने स्टोरी रिंग के अंदर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बहुत ही आराम से वनरेबल टियान हुआ के उस पावरफुल अटैक के साथ हल्का सा अपनी स्वॉर्ड को टच करता है, और सिर्फ इसी से ही वनरेबल टियान यांग को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और पीछे जाकर बुरी तरह से फैंग के 9 टाइगर रिवर ट्रेजर के साथ टकरा जाता है। और अब वो यहाँ पर गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को संभालने लग गया था और कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? पर फिर भी वो पीछे नहीं हटता और एक बार फिर से हमला करने के लिए तैयार होने लग गया था। तभी इधर फैंग उससे कहता है, अब तुम मरोगे, सीक्रेट अल्टीमेट टेक्निक गोल्डन लाइट। ये कहते हुए फैंग वनरेबल टियान यांग की तरफ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अपना एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश चल देता है, जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वनरेबल टियान यांग तो उसके सामने कुछ मिली सेकेंड्स भी नहीं टिक पाता और उसकी बॉडी शैटर होना शुरू हो गई थी। और उसके आखिरी वर्ड सिर्फ यही होते हैं, इम्पॉसिबल। आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? सिर्फ इसके एक स्लैश से ही मेरी 11% डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये अब यूनिवर्स मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है?
फैंग उस पर हमला करने से नहीं रुकता और उसके ऊपर बार बार कंटिन्यूस लैश रैक करता रहता है। टियान यांग खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन फैंग के सामने वो पूरी तरह से बेबस हो चुका था और फैंग उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हुए उसे जान से मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी कि कई गैलेक्सीज में ये देखा जा सकता था। इन दोनों की इस बैटल को विटनेस कर रहे थाउजेंड्स के आसपास वनरेबल्स, वो सभी ये देखकर शॉक होते हुए कहते हैं, क्या वनरेबल टियान हुआ लुओ फैंग के हाथों मारा जा चुका है? अनबिलीवेबल। डीमन रेस के कुछ मेंबर्स कहते हैं, जल्दी करो, हमें ये सारी बात रेस को रिपोर्ट करनी होगी। अब इस मामले के थम जाने के बाद फैंग अपनी स्वॉर्ड के सहारे खड़ा होकर हाथ बांधते हुए कहता है, भागो भागो, अब सारे यूनिवर्स को पता चलने दो। सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है कि डीमन एंसेस्टर मेंचा गुस्से में भड़कते हुए कहती है, वो लुओ फैंग प्रीमोडियल स्टार में अपीयर हुआ है और उसने मेरे डिसाइबल को जान से मार डाला। ये तो क्लियरली ओपन चैलेंज है। जर्ज क्वीन भी यही कहते हैं कि वनरेबल टियान हुआ पीक यूनिवर्स ओवरलोड की स्ट्रेंथ रखता था, फिर आखिर वो फैंग से कैसे हार गया? क्या फैंग यूनिवर्स मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है? मैकेनिकल रेस का वो पावरफुल बीइंग वहां पर अपीयर होते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी इस लेवल तक ब्रेक थ्रू कर पाना ये हो ही नहीं सकता। डीमन एंसेस्टर कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सही कह रहे हो। अगर वो ब्रेक थ्रू किए बिना ही इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो सोचो जब वो ब्रेक थ्रू कर लेगा तो कितना टेरिफाइंग हो जाएगा। अब वो लुओ फैंग एंसेस्ट्रल गॉड सेट की प्रोटेक्शन से बाहर निकल चुका है। मेरा कहना है कि हम तीनों रेसिस को अपने अपने पावरफुल यूनिवर्स मास्टर्स को लुओ फैंग को घेरने के लिए भेजना चाहिए ताकि वो उसे हंट करके जान से मार डालें। मैं अपनी डीमन रेस की तरफ से 3 यूनिवर्स मास्टर्स को भेजूंगी, इंक्लूडिंग मास्टर टोंगलिंग और मास्टर चेंग हुओ। इनमें एक के पास एक्सट्रीमली लार्ज गॉडली डिवाइन बॉडी है और दूसरा बीस्ट गॉड पाथ पर हाईली स्किल्ड है। ये दोनों ही यूनिवर्स में टोटली फॉर्मिडेबल बीइंग्स हैं। इस पर मैकेनिकल रेस का वो बीइंग भी कहता है, मैं अपनी मैकेनिकल रेस से भी 3 वॉरियर्स को भेजूंगा। इसके अलावा मैं नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के साथ भी कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ और साथ ही स्टार जॉइंट बीस्ट अलायंस के साथ भी, वगैरह वगैरह, जो कोई भी ह्यूमैनिटी के राइज से डरते हैं। इस पर तो अब जज क्वीन भी कहती है, ठीक है, मैं भी अपनी रेस की तरफ से 3 यूनिवर्स मास्टर्स को भेजूंगी जिन्हें मास्टर बेनफू लीड करेगी। डीमन गॉड एंसेस्टर उसका नेम सुनकर खुश होते हुए कहती हैं, मास्टर बेनफू, वो तो हंड्रेड्स ऑफ एराज से जर्ज रेस की सबसे रेयर जीनियस है। जर्ज क्वीन, इस बार तो आप इस काम को पूरा करने के लिए बहुत डेडिकेटेड लग रही हैं। अगर वो भी इस मिशन में जाएगी तो मुझे ये सोचकर सुकून मिलेगा कि हाँ, इस बार हम कामयाब होंगे। लेकिन मैंने सुना है कि वो रेयरली ही पर्सनली एक्ट करने के लिए मानती हैं। जर्ज क्वीन, क्या आप वाकई श्योर हैं कि वो इस मिशन पर जाएगी? इस पर जर्ज क्वीन उससे कहती है, फिक्र मत करो, मेरे पास अपने तरीके हैं। इसी के साथ जर्ज क्वीन मास्टर बेनफू को अपना ऑर्डर सुना देती हैं, जो सुनकर बेनफू भी हैरान परेशान होते हुए कहती हैं, आखिर वो ऐसा कौन सा पावरफुल वॉरियर है जिसने जर्ज क्वीन को खुद मुझे ऑर्डर देने पर मजबूर कर दिया? इस पर जर्ज क्वीन बताती है कि उसका नेम लुओ फैंग है। मास्टर बेनफू कहती है, एक ऐसा ह्यूमन चाइल्ड जो अभी अभी राइज होना शुरू हुआ है, उसे मेरी इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं। इस पर जर्ज क्वीन कहती है, लुओ फैंग की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी जर्ज रेस को बहुत ज्यादा लॉसेस से सफर करना पड़ेगा और इसीलिए हम तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी क्वीन की ये बात सुनकर मास्टर बेनफू कहती हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं हार जाऊंगी? और फिर वो हंसने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं प्रीमोडियल स्टार जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि ये लुओ फैंग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसी के साथ सीन कट तो हमें देखने को मिलता है कि फैंग प्रीमोडियल स्टार में एक स्टोन पर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी उसे मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड का मैसेज रिसीव होता है, जिसमें मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड होलोग्राम के थ्रू फैंग के सामने अपीयर होते हुए उससे कहते हैं, लुओ फैंग, हमारी रेस को अभी अभी एक न्यूज रिसीव हुई है जिसमें यह बताया गया है कि कई सारी मेजर पावर्स अपने अपने यूनिवर्स मास्टर्स को तुम्हें हंट करने के लिए भेज रही हैं और अभी इस वक्त उन सभी के तकरीबन 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्स वनरेबल्स प्रीमोडियल स्टार पर मौजूद हैं। लगता है कि इस बार ये सभी रेसिस तुम्हें मारने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड हैं और ये इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुकी हैं। इससे रिलेटेड मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वो सारी तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, प्लीज केयरफुल रहना। मास्टर की ये बात सुनकर फैंग भी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए हमें सर हिलाता है, तो मास्टर उसके करीब आते हुए कहते हैं, अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाए तो बेहतर होगा कि तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दो। जिस पर फैंग कहता है, जी मैं समझ गया। इसी के साथ उनकी ये कॉल कट हो जाती है और वो बाता फैंग के पास अपीयर होते हुए से कहती है, मैंने कई सारी पावरफुल एनर्जी सिग्नेचर्स को डिटेक्ट किया है जो कि प्रीमोडियल स्टार को अप्रोच कर रही हैं। इनमें से कुछ के पास यूनिवर्स मास्टर लेवल की पावर्स हैं। इनमें से हमारे सबसे क्लोजेस्ट है डीमन रेस से मास्टर
चेंग हुओ। जल्दी ही हमारा उससे सामना होगा। इस पर फैंग कहता है, ये 3 रेसिस तो वाकई ही मुझे सीरियसली ले रही हैं, पर अच्छी बात यह है कि मैंने पहले से ही इसकी सारी तैयारी कर ली है। अभी के लिए मेरी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी ने बिजी रखेगी। इसी के साथ फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी उन सभी का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इन तीनों रेसिस के पावरफुल बींग्स को, जो कि बीटिंग के दौरान यहाँ पर प्रिमोर्डियल स्टार के ऊपर फैंग पर हो रहे हमलों पर नजर रखे हुए थे। वहीं इधर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर चेंग हुओ का सामना लुओ फैंग के गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी से हो जाता है, जो कि पहले से ही इसके आने का इंतजार कर रही थी और अपने 9 टाइगर रिवर ट्रेजर को अनलिश करके बैठी हुई थी। मास्टर चेंग हुओ को ये तो मालूम था कि ये 9 टाइगर रिवर ट्रेजर लुओ फैंग का है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी भी लुओ फैंग की है। इसलिए जब वो देखते हैं कि ये डोमेन टाइम ट्रेजर के अंदर गोल्ड राउंड बीस्ट बैठा हुआ है, तो वो उससे पूछने लग गया था, गोल्ड राउंड बीस्ट तुम कौन हो? उस लुओ फैंग का ट्रेजर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इस पर गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी उसका आंसर करते हुए कहती है, लुओ फैंग मेरे लाइफ एंड डेथ कंपेनियन की तरह है, इसीलिए मैंने उससे कुछ ट्रेजर्स उधार ले लिए। क्या तुम्हें इससे कोई इशू है? उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ये कहते साथ ही गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी उसके ऊपर जोरदार रोर करते हुए हमला करना शुरू कर देती है। मास्टर चेंग वो फाइट के लिए तैयार होते हुए अपनी पावर्स को अनलिश करके कहते हैं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि उस लुओ फैंग को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम बिला वजह ही 3 रेसिस को अपने एनिमीज बना लोगे। पर फैंग तो उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता, इवन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो फिर चलो मैं भी देखना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये 3 रेसिस कितनी ज्यादा पावरफुल हैं और ये क्या करने के लिए कैपेबल हैं। ये सुनकर तो मास्टर चेंग वो फैंग के ऊपर अपने पावरफुल अटैक्स को अनलिश करने लग गए थे, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी उसके हमलों से बचते हुए उसे यहाँ पर उलझा के रखी हुई होती है, जबकि इस दौरान मास्टर चेंग वो यही सोच रहे थे, इसका कनेक्शन लुओ फैंग के साथ कोई मामूली तो नहीं लग रहा। अगर मैं इसे यहाँ पर बुरी तरह से इंजर्ड कर दूं तो यकीनन लुओ फैंग इसे बचाने के लिए जरूर आएगा। मास्टर चेंग वो दोबारा से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए फैंग के ऊपर जानलेवा अटैक करता रहता है, जबकि इधर गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी उसे जानबूझकर उलझाकर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की तरफ ले जा रही थी और फिर वो उसे यहाँ पर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की डोमेन में लाकर छोड़ देती है। यहाँ इस घनी मिस्ट का फायदा उठाते हुए गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी तो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लग गई थी, जिस पर मास्टर चेंग वो यहाँ पर अपने वेपन्स के साथ जोर जोर से जहाँ पर भी उन्हें शक होता कि वो मौजूद है हमला करने लगते और उनके हमले की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि इससे स्पेस एंड टाइम्स में क्रैक्स पड़ रहे थे। पर जब उनका एक भी हमला कामयाब नहीं हो पाता तो वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस नेबुला का फायदा उठाते हुए मुझसे बच पाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो अंधाधुंध अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने वेपन्स को यूं ही हवा में थ्रो करते रहते हैं, जिसके चलते वहां पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी। और तभी फिर इसी दौरान उनके सामने अपीयर हो जाता है ब्लड क्लाउड पैलेस, जिसे देखते साथ ही मास्टर चेंग वो भी उसे पहचान गए थे, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो फौरन से इस बारे में अपने डीमन एंसेस्टर मैंगचा को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं, मैंने प्रीमोर्डियल स्टार पर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के ट्रेसिस को ढूंढ लिया है। उनका नाम सुनते साथ ही ये तीनों एंसेस्टर्स ही बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए कहते हैं, ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, वो ब्लड थर्स्टी कॉस्मिक डीमन अब दोबारा से अपीयर हो गया है। आखिर अब इस बार उसके आने की वजह क्या हो सकती है? तभी मैकेनिकल रेस के बीइंग भी कहते हैं, लुओ फैंग और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर एक साथ एक टाइम पर अपीयर हो रहे हैं। ये तो काफी ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस है। ये मैटर अब डेफिनेटली सिंपल नहीं होने वाला। अभी के लिए हमारी प्रायोरिटी लुओ फैंग को जान से मारना होना चाहिए। ये सुनकर तो डीमन एंसेस्टर गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए कहती हैं, नहीं, पास्ट में इस ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के हाथों मेरे काउंटलेस वॉरियर्स मारे जा चुके हैं। मैं उसे यूं ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकती। हमारी रेसिस की डिग्निटी का क्या? अभी इस वक्त सभी तरह की फोर्सेस प्रीमोर्डियल स्टार पर इकट्ठा हो रही हैं। ये बेटर होगा कि अगर हम उन सभी की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने सभी ओल्ड और न्यू ग्रेजिस को एक साथ सेटल कर पाएं। इस पर तो जज क्वीन कहती हैं, मैं डीमन एंसेस्टर के साथ एग्री करती हूँ। ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर लॉर्ड के ऊपर हमारी एक पुरानी ब्लड डेप्थ है जो कि उसे चुकानी होगी। हम उसे यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपनी फोर्सेस को आधा आधा बांट देंगे, जिसमें आधी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर का सामना करेंगी और जबकि बात रही लुओ फैंग की तो मास्टर बैनफू से अकेले ही संभाल लेंगी। ये सुनकर डीमन गॉड एंसेस्टर कहती हैं, मुझे मंजूर है। और फिर वो आगे बढ़कर मास्टर चेंग हो से कहती है, तुम ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के ऊपर नजर रखो और इस न्यूज को सभी फोर्सेस में फैला दो। अपने एंसेस्टर के ये ऑर्डर सुनते साथ ही मास्टर चेंग हो जल्दी से प्रीमोर्डियल स्टार में ये न्यूज हर तरफ फैला देते हैं और अब 3 रेसिस की सभी टीम्स 2 हिस्सों में डिवाइड होकर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर और लुओ फैंग का सामना करने के लिए आगे बढ़ गई थी।
वहीं दूसरी तरफ नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के स्टार रिवर मास्टर भी इससे बदला लेने के लिए खुद आने लग गए थे। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर ने स्टार बीस्ट अलायंस को भी अपना दुश्मन बनाया हुआ है, इसलिए वो भी यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आ रहे थे। वह बात इस सारी सिचुएशन को देखते हुए फैंग को बताती है इस ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर से तो सभी बहुत नफरत करते हैं। जिस लम्हे वो अपीयर हुआ उस वक्त उसने आधे से ज्यादा पावर हाउसेस की अटेंशन अपनी तरफ कर ली, जिस पर तो फैंग कहता है सभी प्लेयर्स अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं, तो चलो फिर अब रियल ग्रैंड शो शुरू करें। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि कैसे तीनों रेसिस की तरफ से कितने ज्यादा वॉरियर्स यहाँ पर प्रीमोडियल स्टार पर आकर तबाही मचाना शुरू कर चुके हैं। फैंग भी ऐसा कोई नोटिस कर रहा था और कहता है यूनिवर्स मास्टर्स भी आना शुरू हो चुके हैं और उन्होंने स्लोली स्लोली स्पेस एंड टाइम पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। मैं जल्दी ही पकड़ा जाऊंगा, लेकिन लगता है कि वो लोग मुझे चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। अब बस देखो कैसे मैं वन बाय वन उन्हें तोड़ता हूँ। तभी फिर हम यहाँ पर दो डीमन वॉरियर्स को देखते हैं जो कि फैंग का पीछा कर रहे हो और कहते हैं ये ह्यूमन वॉरियर लुओ फैंग है, इसका पीछा करते रहो और 50 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस बना कर रखो। तभी फैंग अपनी मूशा बॉडी के साथ स्पेस को कंट्रोल करते हुए उनके पास टेलीपोर्ट होते हुए उनको बहुत बड़ा शॉक देता है और कहता है मेंटेन डिस्टेंस। फैंग को देखकर तो उन दोनों के ही होश उड़ जाते और कहते हैं आखिर कैसे। इसी के साथ फैंग उन दोनों को ही अपने एक ही स्लैश अटैक में जान से मार डालता है और फिर वह वन बाय वन उन सभी को जान से मारने लगता है जो भी लोग उसका पीछा कर रहे थे। कई सारे वॉरियर्स तो फैंग को चार्ज करता हुआ देखकर तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए आते, लेकिन फैंग सिर्फ अपनी स्वॉर्ड के एक एक स्लैश से ही उन्हें वहां पर खत्म करता जा रहा होता है। ये देखकर तो कुछ लोग बोल रहे थे ये प्रीमोडियल स्टार की इन रिस्ट्रिक्शंस वाले इन्वायरमेंट के अंदर भी टेलीपोर्ट कर पा रहा है और इसने एक हाई लेवल यूनिवर्स वनरेबल को सिर्फ अपने एक सिंगल स्लैश से मार डाला। क्या इसका मतलब कि ये यूनिवर्स मास्टर लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुका है? जिस पर उसके साथ खड़ा एक वॉरियर उसे कहता है अगर ये सच भी है तो फिर भी वो हमारे थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल वॉरियर्स के अटैक्स का सामना कैसे करेगा। इसी के साथ फैंग इन लोगों को भी जान से मार डालता है। अब फैंग यहाँ पर मौजूद लोगों को मारता ही जा रहा था कि तभी अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है जो कहता है 3 रेस अलायंस। तभी फैंग इसे नोटिस कर से साथ ही कहने लगता है यहाँ का स्पेस एंड टाइम ब्लॉक कमजोर होता जा रहा है। यहाँ पर अब फैंग के सामने काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग अपीयर होना शुरू हो जाता है और उसने इस एरिया पर लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया था। हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन वॉक मास्टर है, जिन्हें हम ऑलरेडी एपिसोड में देख चुके हैं और ड्रैगन मास्टर के नेम से भी जानते हैं। वो यहाँ अपनी रियल फॉर्म में अपीयर होते हुए फैंग से कहते हैं मैंने क्यूरियोसिटी लीडर के डिसाइबल से ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने बड़े इंसर्कलमेंट को प्रोवोक कर सकता है। तुम्हारे मास्टर ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ की स्पेस एंड टाइम की इंटरफेरेंस को ही रोक सकता हूँ। और जहाँ तक बात है स्लोथर फील्ड से निकलने की, तो ये सब तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम यहाँ से बचकर निकल पाते भी हो या नहीं। उनकी इतनी हेल्प के लिए तो फैंग उनका शुक्रिया अदा करता है। ये सब होते साथ ही इन तीनों रेसिस के एंसेस्टर्स को इस बारे में मालूम हो गया था कि प्रीमोडियल स्टार का स्पेस एंड टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। हम लुओ फैंग के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे, जरूर होंग अलायंस से कोई तो है जो उसकी हेल्प कर रहा है। इस पर मैकेनिकल रेस का बंदा कहता है फिक्र मत करो, हम उसकी मूवमेंट को ट्रेस करते हुए उसे यहाँ से बच निकलने नहीं देंगे। भले ही हमने अपनी 3 अलायंस की फोर्सेस को डिवाइड कर दिया है, लेकिन अभी भी लुओ फैंग को घेरने के लिए हमारे पास 9000 वनरेबल्स हैं। एक बार जब हमने उसे अच्छी तरह से घेर लेने के बाद अपने जाल में फंसा लिया तो फिर उसके पास हमारे हाथों से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस पर डीमन एंसेस्टर कहती हैं कि हमने लुओ फैंग की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है और उसे घेर पाना आसान होगा, पर हमें अभी तक ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की लोकेशन के बारे में मालूम नहीं हो पा रहा। तभी इधर हम देखते हैं कि लुओ फैंग अपनी मूशा बॉडी के साथ प्रीमोडियल स्टार के ऊपर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है और अपने सामने आने वाले हर एक डीमन और मैकेनिकल और जज रेस के वॉरियर्स को जान से मारता जा रहा था। तभी फिर हमें देखने को मिलता है कि नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के स्टार रिवर मास्टर भी प्रीमोडियल स्टार के अलग अलग प्लैनेट्स पर आकर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को ढूंढना शुरू कर चुके हैं। 3 अलायंसेस की फोर्सेस भी अपने हजारों की तादाद में वॉरियर्स के साथ यहाँ पर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को ढूंढने में लगी हुई थी, पर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर तो अपने पैलेस को तेजी से मूव करवाते हुए कहीं ले जा रहे थे, जिस पर तो मास्टर चेंग वो अभी भी उनका पीछा किए जा रहे थे। इधर फैंग जो कि अब चारों तरफ से इन पावरफुल वॉरियर से घिरता जा रहा है, वो अंधाधुंध अपनी स्वॉर्ड के साथ इन लोगों को जान से मारता जा रहा होता और ये मंजर क्या हाल पेश कर रहा था ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वो बड़ी ही तेजी से एक ही बार में अनगिनत वॉरियर्स को मारता जा रहा होता है और ऐसा करते करते वो बस यही बोल रहा था तुम लोग मुझे फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो और ट्रैप करना चाहते हो, मुझे अपना एनिमी बनाकर टारगेट करना तुम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफी होने वाली है। फैंग के लिए तो यहाँ पर इन लोगों को जान से मारना गाजर मूली को काटने से भी ज्यादा आसान हो चुका होता है और वो यहाँ पर बुरी तरह से ब्लड टस्टी होकर
लिमिटेड वॉरियर्स को मारता ही जा रहा था और इसी दौरान कहता भी है, मेरा गोल्डन राउंड बीस्ट तो पहले ही बहुत भूखा है। फैंग को यूं इस तरह से जोर जोर से हंसते हुए और अंधाधुंध किलिंग्स करता हुआ देखकर यहाँ पर मौजूद सभी डीमन वॉरियर्स बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं, ये तो पागल हो चुका है। इधर फैंग को इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस इन लोगों को मारना था। वो इस ब्लडी बैटल को एंजॉय करने लगता है और अंधाधुंध किलिंग्स में लगा रहता है और बस यही बोल रहा था, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा आज वो मरेगा। और अब फिर वो यहाँ पर अपने एक ही स्लैश अटैक में 100 से भी ज्यादा वनरेबल्स को निपटा देता है। फैंग की जोर जोर से कहके लगाकर हंसने की गूंज इस पूरे प्रीमोर्डियल स्टार में सुनाई पड़ रही थी और अब यहाँ उसके आसपास हर तरफ ब्लड बिखर चुका होता है। अब फिर तभी अचानक से वहाँ पर एक और पावरफुल बीइंग अपीयर होना शुरू हो गया था, जिसने अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए फैंग जिस प्लेनेट पर मौजूद है उसे अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। जो देखते हुए ड्रैगन मास्टर कहते हैं, ये तो फ्लोटिंग माउंटेन सी है, ये डोमेन तो मास्टर टोंगलिंग की है, जिसे डीमन रेस ने काफी बड़ी प्राइस पर हायर किया है। ये एक यूनिक और स्पेशल लाइफ फॉर्म है जो कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट करती है। लुओ फैंग, मैं इस बैटल में न्यूट्रलाइज रहूंगा। मैं इसकी इस हाई लेवल डोमेन क्लास ट्रेजर के सप्रेशन से तुम्हें कुछ वक्त के लिए ही बचा सकता हूँ। अब आगे सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। हमें देखने को मिलता है कि जब फैंग उसकी इस डोमेन के प्रेशर की चपेट में आता है तो उसे काफी बड़ा झटका लग गया था, इसलिए फैंग कहता है, मैं समझ गया। और वो अपने क्योटिक गोल्डन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी से उसके डोमेन के एरिया से बाहर जाने की कोशिश करने लग गया था। तो मास्टर टोंगलिंग अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहते हैं, ह्यूमन लुओ फैंग, तुम बचकर नहीं भाग सकोगे। फैंग टोंगलिंग मास्टर की डोमेन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उससे बाहर आते हुए कहता है, इसकी इन वेव्स के अंदर काउंटलेस न्यूट्रॉन स्टार लेवल एनर्जी के बीट्स मौजूद हैं, जो कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ टकराते हुए मेरी बॉडी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए फैंग मास्टर टोंगलिंग के सामने आते हुए उसको एक उंगली दिखाकर काफी गुस्सा दिला देता है, जिस पर मास्टर कहते हैं, मैं तो एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था कि कहीं तुम मेरी सिर्फ इस डोमेन की चपेट में आकर ही मारे ना जाओ, इसलिए मैंने अपनी फुल पावर को अनलिश नहीं किया था। पर अब मुझे देखकर समझ आ रहा है कि आखिर तुम इतने घमंडी क्यों हो। मेरे इस फ्लोटिंग माउंटेन सी के फुली अनलिश होने पर तो एक पीक यूनिवर्स ओवरलोड भी इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन ये ह्यूमन इससे कम्प्लीटली अनइफेक्टेड है। ये सब कुछ विटनेस करते हुए तो यहाँ पर तीनों एंसेस्टर आपस में बातें करते हुए बोल रहे थे, जिसमें जर्चविन कहती है, क्या ये लुओ फैंग सच में यूनिवर्स मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू तो नहीं कर चुका। डीमन एंसेस्टर कहती है, नहीं, हो सकता है कि बाय चांस उसके हाथों में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन ट्रेजर लग गया हो। जर्ज क्वीन कहती है कि जिस तरह से वो कॉन्फिडेंटली फाइट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज उसका यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का इरादा भी है। असली बैटल तो मास्टर बेनफू के वहाँ पहुँचने पर होगी, एक बार उसे वहाँ पर पहुँचने दो, वो ह्यूमैनिटी की इससे लगी हुई उम्मीदें और उनकी इस पावरफुल आर्म को काट कर रख देगी। यानी कि जर्ज क्वीन इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि मास्टर बेनफू लुओ फैंग को जान से मारने के लिए कैपेबल है। इधर हमें देखने को मिलता है कि फैंग अभी भी फ्लोटिंग माउंटेन सी की डोमेन के अंदर फंसा हुआ है कि तभी उसके सामने मास्टर बेनफू भी अपीयर होना शुरू हो गई थी और वो उससे कहती हैं, क्या तुम ही हो ह्यूमन लुओ फैंग, जिसे 3 पीक रेसेस डेस्परेटली मारना चाहती हैं। इतने छोटे से टाइम में तुमने 800 से ज्यादा यूनिवर्स वनरेबल्स को मार डाला है। तुम्हारी टेक्निक्स सच में इम्प्रेसिव है। इस बार फैंग एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए उसे कहता है, वो लोग पहले मुझ पर हमला करने के लिए आए थे और वो मरना ही डिजर्व करते थे। इस पर तो मास्टर बेनफू हंसते हुए कहती हैं, हा तुमने सही कहा। उसको इस तरह से बिहेव करता हुआ देखकर फैंग उससे कहता है, तुम तो जज रेस की मेंबर हो, तो फिर आखिर तुम अपने लोगों की साइड क्यों नहीं ले रही। ये कहते हुए फैंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे पॉइंट करके खड़ा हो जाता है, जिस पर मास्टर बेनफू कहती हैं, मैं टैलेंटेड लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें अपना एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहती हूँ। हमारी जर्जरीन क्वीन बहुत ही ज्यादा क्रूअल और जेलस है। जैसे ही उन्हें इस बात का आइडिया हुआ कि मुझ में ट्रू गॉड बनने का पोटेंशियल है और मैं यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल बीइंग बनने के लिए कैपेबल हूँ, तब से उन्होंने मेरी हर एक हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इसीलिए मैंने सीक्रेटली जर्ज रेस को छोड़कर नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। मेरे यहाँ पर आने का रीजन भी यही है कि मैं तुम्हें अपनी अलायंस में ज्वाइन करवाने के लिए इनवाइट करने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी अर्थ को ह्यूमन रेस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन से सफर करना पड़ रहा है। मेरी नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। तुम हमारी हेल्प से अर्थ को वापस ले सकते हो। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसने फैंग के सबसे बड़े डिजायर को उसके सामने रख दिया था और असल में ये मास्टर बेनफू की चाल थी। उसने ऐसे मीठी मीठी बातें करके फैंग को अपने इल्यूजन ट्रैप में फंसा लिया होता है। इसमें मास्टर बेनफू को कामयाब होता हुआ देखकर यहाँ पर जर्जविन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं, ये सभी यूनिवर्स मास्टर्स में से सबसे ज्यादा सुप्रीम इल्यूजन एक्सपर्ट है। अब इस फैंग की खैर नहीं। वहीं दूसरी तरफ इधर मास्टर चेन हुओ ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को इस जगह पर रुका हुआ देखकर उन्हें कन्फर्ट करते हुए कहते हैं, ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, पहले तो तुम हम लोगों की जॉइंट फोर्सेस के हमलों से बचकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन अब तुम
नहीं भाग पाओगे। इस पर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर उसके सामने अपीयर होते हुए उससे कहता है, बेवकूफ, मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका दे रहा था पर तुमने उसे वेस्ट कर दिया। ये सुनकर तो चेंग हुआ गुस्से में अपनी फुल पावर्स को अनलीश करते हुए ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमें इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टकरार दिखाई जाती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर ने तो अपने पहले ही अटैक में मास्टर चेन हुओ को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था और उनका स्पेयर इसके आर पार हो चुका होता है, जिसके चलते यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी कि स्पेस एंड टाइम क्रैक पोर्टल्स वहां पर ओपन हो रहे थे। तभी फिर सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग को, जो कि मास्टर बेनफू की इस इल्यूजनरी टेक्निक को तोड़ते हुए अपने एक पावरफुल स्लैश के साथ गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। इसके चलते अब फैंग की आंखें तो गुस्से में रेड हो चुकी थी और अब वो इस मास्टर बेनफू को जान से मारना चाहता है। अपने सक्सेसर की इतनी पावरफुल टेक्निक को फेल होता हुआ देखकर जर्जरेस क्वीन तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और साथ ही बाकी के दोनों एंसेस्टर्स के भी होश उड़ चुके होते हैं और उनका बस यही कहना था, सोल कंट्रोल अटेम्प्ट फेल हो गया। मास्टर बेनफू भी ये देखकर काफी हैरान हो गई थी और अब वो जर्ज क्वीन की कही हुई बातों को याद करने लगती हैं जिसमें वो बोल रही थी, बेनफू, लुओ फैंग को जान से मारने का ये मिशन मेनली तुम पर रिलाई करता है। तुम हमारी 3 रेस अलायंस में से इल्यूजनरी आर्ट्स में सबसे बेस्ट हो। हमारा प्राइम टारगेट है कि हम लुओ फैंग को अपने कंट्रोल में लेते हुए एक सोल स्लेव बनाएंगे, पर अगर तुम ऐसा ना कर पाओ तो हमारे सेकंड प्लान को एग्जीक्यूट कर देना और वो है उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करना और इस बात को मेक श्योर करना है कि उसके सभी क्लोन्स भी मारे जाने चाहिए। इवन फिर इसके बाद उसे स्पेस एंड टाइम को रिवर्स करते हुए रिवाइव ही क्यों ना कर लिया जाए, पर फिर वो अपनी कल्टीवेशन के लिए वो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज दोबारा हासिल नहीं कर पाएगा जो उसे पहले मिल चुकी थी। पर अगर फिर भी तुम इसमें भी फेल हो जाओ तो हमारे पास तीसरा प्लान भी है। इधर अपने फर्स्ट प्लान को फेल होता हुआ देखकर जर्ज क्वीन कहती है, डैम इट बेनफू, सेकंड प्लान को एग्जीक्यूट करो। बेनफू यहाँ पर ये सोच रही होती है कि आखिर ये ह्यूमन लुओ फैंग मेरे इस हमले से बच कैसे गया, जबकि इधर फैंग खुद को संभालते हुए बोल रहा था, सिर्फ इसके साथ बात करने से ही मैं अननोइंगली इसके इल्यूजन में फंस गया। इम्प्रेसिव, ये काफी स्किलफुल है। वहीं इधर मास्टर बेनफू मास्टर टोंगलिंग से कहती हैं कि इस लुओ फैंग की सोल को डिस्ट्रॉय करने में मेरी हेल्प करो, जिस पर तो अब ऐसे ही करने लग जाता है और हमें देखने को मिलता है कि एक बार फिर से लुओ फैंग उसकी चपेट से निकलने के लिए कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। यहाँ मास्टर बेनफू भी लुओ फैंग को संभालने के लिए अपने मिलियंस ऑफ जर्ज वॉरियर्स को रिलीज कर देती है, जिन्होंने फिर यहाँ पर एक दूसरे के साथ मर्ज होते हुए काफी ज्यादा बड़े क्रिएचर को क्रिएट कर दिया था और अब वो दौड़ते हुए तेजी के साथ फैंग के ऊपर एक पंच लैंड करने के लिए जा रहा होता है, जिस पर फैंग भी अपनी स्वॉर्ड्स का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक अनलीश करता है और जैसे इन दोनों के ये हमले एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो मास्टर टोंगलिंग की ये सारी डोमेन में हलचल मच गई थी। इन दोनों के इस अटैक के इम्पैक्ट को देखकर मास्टर बेनफू और मास्टर टोंगलिंग दोनों ही हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये तो यूनिवर्स मास्टर लेवल की सीक्रेट अल्टीमेट टेक्निक का यूज कर रहा है। इसी के साथ फैंग ने अपने इस पावरफुल स्लैश के साथ जर्जरेस के इस बड़े से मॉन्स्टर को भी 2 हिस्सों में काट कर रख दिया था। तभी मास्टर बेनफू एक बार फिर से अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को फैंग के ऊपर चलना शुरू कर देती है और फैंग उसकी चपेट में आ भी गया था, क्योंकि यहाँ मास्टर बेनफू की टेक्निक का डायमीटर काफी ज्यादा बड़ा है। फैंग चाहकर भी उसका सामना किए बिना उससे बचकर नहीं निकल सकता। मास्टर बेनफू का ये अटैक भी लुओ फैंग की सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए था, जिसके चलते हम देख पाते हैं कि फैंग को आइडिया हो गया था और वो जोर से चीखते हुए कहता है, तुम ये करने में कामयाब नहीं हो पाओगी। इसी के साथ वो अपने स्टार टावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर बेनफू की इस पावरफुल टेक्निक को एक बार फिर से फेल कर देता है, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि लुओ फैंग ने बुरी तरह से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर बेनफू की सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल फेंक दिया था। यूं थर्ड टाइम भी फैंग को जान से मारने के लिए अपनी कोशिशों को नाकाम होता हुआ देखकर मास्टर बेनफू भी अब इससे काफी तंग आने लग गई थी। इधर फैंग अब अपनी गुस्से से भरी हुई लाल आंखों के साथ ही उससे कहता है, तुम नाकामयाब रही। मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हारे इस लेवल की अटैक काफी नहीं है। ये कहते हुए फिर वो इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इधर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर और मास्टर चेन हुआ की फाइट का सीन, जहाँ पर ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स के साथ एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट में लगे हुए थे और इनकी ये फाइट प्रीमोर्डियल स्टार के किसी और प्लेनेट पर हो रही है, जो कि लुओ फैंग की लोकेशन से काफी दूर है। इन दोनों की ये फाइट कितने ज्यादा खतरनाक लेवल पर हो रही है, इन विजुअल्स को एंजॉय करने के लिए तो आपको ये रियल मूवी देखनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। इन दोनों की ये फाइट इतनी ज्यादा तेजी के साथ और इतनी ज्यादा खूंखार हो रही थी कि हमें यूनिवर्स से इसके कुछ सीन दिखाए जाते हैं कि सिर्फ पलक झपकने की स्पीड से ही एक दूसरे के साथ कई बार टकरा चुके होते हैं, जिसमें ये हर बार बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे थे। और यहाँ हमें क्लियरली ये देखने को मिल जाता है कि मास्टर चेन वो ब्लड क्लाउड मास्टर के सामने और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। यहाँ ब्लड क्लाउड मास्टर चेन हुआ के साथ अब अच्छी तरह से खेल लेने के बाद उसे कहते हैं, अब तुम भी अपने फॉरेन रेसिस के दूसरे मेंबर्स के साथ यहाँ पर हमेशा के लिए सो जाओगे। ये कहते हुए वो अपने वेपन के साथ एक पावरफुल अटैक को अनलिश करते हुए
कहते हैं अब मरो। उनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मास्टर चेन वो इसका सामना नहीं कर पाते, जिसके चलते हुए इसे बुरी तरह से हिट हो गए थे और हमें यूनिवर्स से दिखाया जाता है कि इनकी इस अटैक की पावर कितनी ज्यादा है। मास्टर चेन वो खुद को रिकवर करते हुए कहते हैं इसके सिर्फ एक अटैक से ही मेरी 32% डिवाइन बॉडी इंस्टेंटली वैनिश हो गई। तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर फैंग ने स्टार टावर की पावर्स का इस्तेमाल किया है। इसीलिए वो ये देखने के बाद कहता है स्टार टावर वाकई सभी सुप्रीम ट्रेजर्स में से मोस्ट पावरफुल ट्रेजर है, इसकी पावर कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग है। तभी फिर अब हमें यहाँ पर फैंग के पास का एक सीन दिखाया जाता है कि आखिर फैंग के हाथ में ये ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की बॉडी कैसे आई। हमें देखने को मिलता है कि जब फैंग अपनी लास्ट मेटल प्लेट के टुकड़े को हासिल करने के लिए ब्लड क्लाउड पैलेस पर आया था, तो यहाँ फैंग को अच्छी तरह से बैटल में टेस्ट कर लेने के बाद मास्टर जुओ शेन की अपनी रियल फॉर्म में उसके सामने अपीयर होने लगते हैं। उन्हें देखकर फैंग काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है मास्टर, तो ये ब्लड क्लाउड पैलेस लॉर्ड असल में आप खुद हैं। इस पर मास्टर से बताते हैं कि ये ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर जो कि यूनिवर्स में डोमिनेट करता आ रहा है, ये एक्चुअल में सिर्फ मेरा एक मामूली सा बनाया हुआ क्लोन है। इस पर फैंग उनसे पूछता है मास्टर, पर आप आखिर ब्लड क्लाउड पैलेस लॉर्ड के तौर पर ऐसे एक्ट क्यों कर रहे थे। इस पर मास्टर उसे आंसर करते हुए कहते हैं तुम्हारे लिए। ये सुनकर फैंग को झटका लगता है और वो कहता है मेरे लिए। मास्टर फैंग से कहते हैं कि एक ट्रू गॉड बनना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। यूनिवर्स के माइटीएस्ट बीइंग का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं। जितने भी लोग ट्रू गॉड लेवल की पावर्स को अचीव कर पाए हैं वो सभी ब्लड एंड फायर के थ्रू फोर्ज किए गए हैं। तुम्हारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी रेस है, इसलिए तुम फ्रीली ऐसे ब्लड एंड फायर फाइट्स में नहीं घूम सकते। तो इसीलिए मैंने ये ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की आइडेंटिटी तुम्हारे लिए तैयार की है, ताकि तुम इसका इस्तेमाल करते हुए अपने एनिमीज का सामना कर सको और उन्हें इस बात का आइडिया भी ना हो कि आखिर तुम कौन हो। ये कहते हुए मास्टर जुओ शेन की ब्लड क्लाउड पर्ल फैंग को देते हुए कहते हैं इसका यूज करने से तुम्हारी सोल का ऑरा चेंज हो जाएगा और तुम इसे एज अ आर्मर इस्तेमाल कर सकते हो। ये ब्लड क्लाउड पैलेस आज से तुम्हारा हुआ। इस पर फैंग उनसे पूछता है मास्टर, पर क्या इसकी वजह से बाकी सभी लोग मेरे जान के प्यासे नहीं बन जाएंगे। ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के एनिमीज तो पूरे यूनिवर्स में हर तरफ फैले हुए हैं। जितने भी लोग अभी मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं उससे भी ज्यादा लोग तो इस ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को मरा हुआ देखना चाहते हैं। इस पर मास्टर जुओ शेन की कहते हैं तो इसका मतलब कि तुम इसे एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। इस पर तो फैंग बिना कोई दूसरी बात कहे कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसी के साथ ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर का वो पर्ल फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी के साथ मर्ज होना शुरू हो जाता है और अब हमें यहाँ पर एक बार फिर से गोल्ड राउंड बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसी के साथ ये व्यू कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इधर उनकी रियल बैटल का सीन, जहाँ पर मास्टर चेंग वो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, पर फिर भी ये दोनों फाइट करने से नहीं रुकते और यहाँ पर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर बार बार इसे बुरी तरह से इंजर्ड किए जा रहा था और इनकी इस फाइट में बहुत ज्यादा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और ये फाइट टोटली ओपी लेवल की थी। फैंग इस बैटल को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, इसलिए वो कहता है ये न्यू ट्रायल तो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। हालांकि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की आइडेंटिटी लेने से मेरे कई सारे एनिमीज बन जाएंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इसे अपने एनिमीज के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया करूंगा ताकि मेरी ह्यूमन ट्रू बॉडी फ्रीली यूनिवर्स में मूव कर सके। ये कहते हुए हमें देखने को मिलता है कि फैंग ने अपने ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की आइडेंटिटी से ही मास्टर चैनहुआ की बॉडी के बार बार टुकड़े टुकड़े करते हुए उसकी 71% तक डिवाइन बॉडी पावर्स वैनिश कर दी थी। जब मास्टर चैंगहुआ को ये एहसास होता है तो वो कहते हैं अब मेरे इस क्लोन की सिर्फ 29% पावर्स के साथ तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इसे छोड़ना ही होगा। ये कहते हुए वो अपनी इस बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। इसी के साथ वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ ये बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है और उनकी स्टोरेज रिंग वहीं पर रह गई थी जिसे फैंग अपने कब्जे में कर लेता है। अब फैंग को ये आइडिया हो चुका था कि मास्टर चैनहुआ को मारने की वजह से बहुत सारे रेसिस के पावरफुल वॉरियर्स ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को जान से मारने के लिए हर कीमत पे करने के लिए तैयार होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। ये कहते हुए फैंग प्रीमोडियल स्टार के पोर्टल से होते हुए अलग अलग जगह पर जाने लगता है कि तभी अचानक से इसी दौरान उसका सामना हो जाता है स्टार रिवर मास्टर से। वो फैंग के सामने अपीयर होते हुए उससे कहते हैं ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, फाइनली हमारी फेस टू फेस मुलाकात हो ही गई। इस पर फैंग कहता है नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के स्टार रिवर मास्टर, आप खुद पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आए हैं, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। स्टार रिवर मास्टर उससे कहते हैं तुमने लास्ट टाइम हमारी नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के बहुत सारे वॉरियर्स को स्लॉथर किया था और तब मुझे मौका नहीं मिला कि मैं खुद तुम्हें यहाँ पर आकर मार डालूं, पर आज तुम्हें उसका वो पूरा कर्ज चुकाना होगा। इस पर तो फैंग भी फाइट के लिए तैयार होते हुए उससे कहता है ये तो पूरी तरह से तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि तुम ऐसा करने में कामयाब हो भी पाओगे या नहीं। स्टार रिवर मास्टर अपने पावरफुल अटैक को अनलिश करते हुए कहते हैं मैं अभी तुम्हारे इस घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। इसी के साथ वो भी अपने एक हाई लेवल स्प्रे टाइप सुप्रीम ट्रेजर के साथ लुओ फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और हमें यहाँ पर यूनिवर्स से दूर से दिखाया जाता है कि सिर्फ इनके अटैक करने
के लिए आगे बढ़ने से वहाँ पर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। इधर फैंग भी उनका सामना करने के लिए अपना काउंटर अटैक रेडी करते हुए कहता है, यूनिवर्स में स्टार रिवर मास्टर का स्टेटस और इनकी पावर मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर से कम नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर एक पीक यूनिवर्स मास्टर और मेरे बीच में पावर का कितना गैप है। इसी के साथ इन दोनों के बीच की ये टेरिबल बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें जब ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स को एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर स्पेस एंड टाइम बुरी तरह से इफेक्ट हो गया था। इन दोनों के अटैक्स के टकराने का धमाका बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर से भी देखा जा रहा था और इसका इम्पैक्ट कितनी दूर तक पहुंचा था ये तो आप विजुअल्स में देख ही पा रहे होंगे। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ एक इविल स्माइल करते हुए मास्टर बेनफू के जर्ज वॉरियर्स को बुरी तरह से काट रहा होता है। फैंग को इस तरह से ब्रूटली बैटल करते हुए अपने वॉरियर्स को किल करते हुए देखकर खुश होता हुआ देख मास्टर बेनफू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर जर्ज क्वीन उससे कहती है, अब क्योंकि हमारे पहले दोनों ही प्लान्स फेल हो चुके हैं, थर्ड प्लान को एग्जीक्यूट करो और इस लुओ फैंग को कम्प्लीटली इनहाइलेट कर दो। अपनी जर्ज क्वीन का ये ऑर्डर सुनते साथ ही मास्टर बेनफू ऐसा करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर फैंग उनकी जर्ज आर्मी का सामना करते हुए कहता है, इस फ्लोटिंग माउंटेन सी की हेल्प की वजह से मास्टर बेनफू के पास क्लियरली अपर हैंड है। मुझे कैसे न कैसे करके इनके कंबाइन अटैक का सामना करना होगा और फिर जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इन पर काउंटर स्ट्राइक कर दूंगा। ये कहते हुए फैंग मास्टर टोंगलिंग और मास्टर बेनफू के कंबाइन अटैक्स का सामना करने लग जाता है। वहीं इधर मैकेनिकल रेस का वो पावरफुल बिंग एंसेस्टर डीमन और जर्ज क्वीन को बताता है, लुओ फैंग अब हमारी 3 अलायंस के द्वारा बुरी तरह से ट्रैप में फंस चुका है और जहाँ तक बात है ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की तो उसका सामना खुद स्टार रिवर मास्टर कर रहे हैं। ये सब देखकर एंसेस्टर डीमन खुश होते हुए कहती हैं, ऑल ग्रजेस और न्यू हार्ट रेट्स अब सभी एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर और स्टार रिवर मास्टर की पावर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबरी की थी, इसीलिए इन दोनों में से कोई भी सामने वाले को ओवर पावर नहीं कर सका था। जो देखकर स्टार रिवर मास्टर पीछे हटते हुए अपनी एक अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुओ फैंग के ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को उसमें ट्रैप कर लेते हैं, जो कि थी अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक एटर्नल नाइट। फैंग उसमें ट्रैप होने के बाद उसके बारे में समझते हुए कहता है, ये तो एक माइक्रो यूनिवर्स है। अभी इससे पहले कि वो इससे बाहर निकलने के लिए कुछ कर पाता तभी स्टार रिवर मास्टर उसके ऊपर अपने स्टाफ के साथ एक और डेडली अटैक रिलीज कर देते हैं। तो फैंग उसका सामना करने के लिए पहले तो अपनी डिफेंसिस के लिए स्टार टावर को बाहर निकाल लेता है और फिर जल्दी से अपना भी एक पावरफुल मूव चलते हुए कहता है, मैं इसे तोड़ दूंगा। और फिर हमें देखने को मिलता है कि फैंग ने सक्सेसफुली स्टार रिवर मास्टर की अल्टीमेट टेक्निक का ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर तो उन्हें काफी बड़ा झटका लगता है और वो कहते हैं, तो तुमने एक्चुअली मेरे इस मूव को ब्लॉक कर लिया, तो चलो फिर अब मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का सामना करो। ब्लैक एंड व्हाइट, लाइट एंड शेडो, माय अल्टीमेट टेक्निक, लाइट रिवर इन द नाइट ऑफ डार्क। भाई साहब, उनके इस अटैक की अनलीश हो रही पावर्स किस लेवल की थी, इसका आइडिया हम यही से लगा सकते हैं कि इस एरिया की सारी स्पेस अब स्टार रिवर मास्टर के कंट्रोल में है। फैंग का ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर अपने स्पेयर के साथ ही स्टार रिवर मास्टर का सामना करने के लिए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर लगता नहीं कि वो इसके सामने टिक भी पाएगा। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और इधर हम फैंग को देख पाते हैं जो कि अब मास्टर बेनफू के हमलों की चपेट में आ चुका है। वो उनके एक एनर्जी बीम अटैक में कैप्चर हो जाता है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके चलते अब बुरी तरह से उसकी चीखें निकल रही होती हैं। फैंग की दोनों बॉडीज ही अब सेम टाइम पर काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुकी हैं। ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर तो किसी न किसी तरह करके खुद को स्टार रिवर मास्टर के उस इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक के अंदर खुद को संभाले हुए थे कि तभी सीन को और भी ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए बाकी सभी यूनिवर्स वनरेबल्स भी यहाँ पर पहुंच आते हैं और उन्हें मालूम हो गया था कि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर किस जगह पर मौजूद है, इसलिए वो उसके करीब पहुंचते हुए जल्दी से उसके ऊपर कंबाइन अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। अब बस इसी की कमी ही बाकी बची थी। तभी इधर हम देख पाते हैं कि लुओ फैंग भी मास्टर बेनफू के हमले में बुरी तरह से फंस चुका है, जो देखकर मास्टर बेनफू तो स्माइल कर रही थी और उसे लग रहा था कि वो फैंग को मार डालेगी, जो देखकर तो तीनों एंसेस्टर्स भी काफी खुश हो रहे थे। फैंग वाकई यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस चुका होता है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलने के लिए कोई भी आइडिया सोच पाता तभी अचानक से ही वहाँ पर गोल्डन लाइट चमकने लगती है और फैंग के आसपास मौजूद सभी जर्ज रेस वॉरियर्स वैनिश होना शुरू हो गए थे, जो देखकर तो मास्टर बेनफू शॉक होते हुए कहती हैं, 1000 ट्रेजर रिवर। इसी के साथ उसने खुद को मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की ओर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड अब इन लोगों से कहते हैं, तुम दोनों ही इतने पावरफुल यूनिवर्स मास्टर्स हो और बेशर्मों की तरह मिलकर मेरे डिसाइबल को बुली कर रहे हो। लुओ फैंग तो अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मास्टर टोंगलिंग अपनी पावर्स को और भी ज्यादा अनलीश करते हुए कहते हैं, क्यूरियोसिटी लॉर्ड, भले ही आज तुम यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हो पर फिर भी तुम्हारा ये डिसाइबल तो मरेगा ही। यहाँ मास्टर बेनफू एक बार फिर से अपनी पावरफुल टेक्निक को अनलीश करते हुए कहती है, जब रेसेस कंपीट करती हैं तो इंसाफ मैटर नहीं करता। मैं अपनी 3 रेस अलायंस के लिए
इस खतरे को एलिमिनेट करके रहूंगी। बेनफू की इस टेक्निक को अनलीश होता हुआ देखकर मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर भी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू फैंग से कहते हैं, लुओ फैंग चौकन्ना रहो। पर हमें देखने को मिलता है कि फैंग उसकी इस चाल से नहीं बच पाता और इसकी चपेट में आ जाता है। और अब थोड़ी देर तक यहाँ पर फंसे रहने के बाद उसे समझ आ गया था कि ये तो कुछ खास नहीं है, इसीलिए वो इविल स्माइल करते हुए कहता है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसी के साथ फैंग अपनी सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल टेक्निक को अनलीश करना शुरू करता है, जो कि होती है आई एम द यूनिवर्स। इधर फैंग का यूनिवर्स फॉर्म लेना शुरू कर चुका होता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फैंग के ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को, जो कि अपनी स्टार टावर की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टार रिवर मास्टर की अल्टीमेट टेक्निक को ओवर पावर करते हुए कहता है, तुम्हारा ये मूव वाकई पावरफुल है, लेकिन मेरा स्टार टावर सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर है, तुम लोग चाह कर भी इसका सामना नहीं कर सकते। ये कहते हुए फैंग अपने स्पेयर को घुमाते हुए यहाँ पर एक वोर्टेक्स बना देता है, जिसके चलते वो इजीली यहाँ पर ना सिर्फ उन वनरेबल्स के अटैक से बच जाता है जो कि उस पर हमला कर रहे थे, बल्कि उनको जान से भी मार डालता है। ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की इन खतरनाक पावर्स को देखकर तो यहाँ पर स्टार रिवर मास्टर भी अब सोच में पड़ गए थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी इधर हम फैंग की ह्यूमन बॉडी को देख पाते हैं, जहाँ पर मास्टर बेनफू के वो सभी स्लेव्स और जितने भी डीमन रेस के वॉरियर्स इकट्ठा हुए थे वो अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहते हैं, आखिर अचानक से ये आसमान इतना डार्क क्यों हो गया। इधर अब फैंग अपनी पावर्स को फील करते हुए कहता है, ये फीलिंग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। इसी के साथ फैंग की आई एम द यूनिवर्स टेक्निक सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और फिर फैंग अपने इस यूनिवर्स की सराउंडिंग्स में मौजूद जितने भी 3 रेसिस के यूनिवर्स वनरेबल्स और वॉरियर्स होते हैं, उन सभी को जबरदस्ती खींचकर अंदर लाने लग गया था। जो होता हुआ देखकर ड्रैगन मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर से पूछते हैं, ये क्या हो रहा है। इस पर तो मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर भी समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम इधर मास्टर टोंगलिंग को देख पाते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये टेक्निक बेनफू ने क्रिएट की है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं, वाह बेनफू, तुमने तो यूनिवर्स मास्टर लेवल की सबसे ज्यादा पावरफुल सीक्रेट अल्टीमेट टेक्निक क्रिएट कर ली। बाकी सभी रेसिस के वॉरियर भी यही समझते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और बेनफू को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, जबकि इधर हम देख पाते हैं कि बेनफू तो बहुत बुरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। वो फैंग से डरते हुए कहती है, नहीं, ये वो लुओ फैंग है जिसने यूनिवर्स मास्टर सीक्रेट अल्टीमेट टेक्निक क्रिएट की है। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सभी से कहने लगती है, नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये वो लुओ फैंग है जिसने ये टेक्निक क्रिएट की है। ये सुनकर तो सभी लोगों को झटका लगता है और वो कहते हैं, क्या। इधर अब फैंग अपनी रेड आइस के साथ आर्मर को वेयर करते हुए उन सभी लोगों से कहता है, इस टेक्निक का नेम है आई एम द यूनिवर्स। बेनफू अपने सभी लोगों से कहती है, जल्दी करो और एक साथ मिलकर इसे मार डालो, वरना हम सभी लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसी के साथ वो सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी एनर्जी बीम अटैक्स के साथ फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। फैंग उनके इन सभी हमलों से इजीली बचते हुए तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड से उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए एक ही स्लैश अटैक में कई सारे यूनिवर्स वनरेबल्स को मारना शुरू कर देता है। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था उसकी पावर्स वहाँ फैलते हुए उन सभी लोगों को मारते जा रही थी, जो देखकर मास्टर बेनफू चिल्लाते हुए कहती है, लुओ फैंग, ऐसा मत करो, तुम्हें इस पर बहुत रिग्रेट होगा। यहाँ पर 3 अलायंसेस से तकरीबन 6000 यूनिवर्स वनरेबल्स मौजूद हैं। इन सभी को रिवाइव करने की कॉस्ट टेरिफाइंगली हाई होगी। पर हम देख पाते हैं कि फैंग को तो उसकी बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो इन सभी लोगों को जान से मारता जा रहा था और राख बनाते जा रहा होता है। बेनफू अभी भी बोल रही थी, अगर तुमने इन सभी लोगों को मार दिया तो कई सारी रेसिस मिलकर तुमसे इसका बदला जरूर लेंगी। इस पर फैंग उन सभी लोगों को मारते हुए इसी तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई, तुमने मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि मैं दोबारा कभी भी राइज ना कर सकूं, और अभी भी तुम मुझे अपनी बातों से रोकना चाहती हो। तुम सभी लोग मरना डिजर्व करते हो। ये कहते साथ ही फैंग फौरन से अपने इस यूनिवर्स को सेल्फ डेटोनेट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मौजूद 6000 यूनिवर्स वनरेबल्स और जितने भी पावरफुल बीइंग्स थे वो सभी जोर जोर से चीखते हुए मरने लगते हैं। बेनफू तो ये देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, लुओ फैंग, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई। और फिर अगले पल हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लुओ फैंग की सराउंडिंग्स में हर तरफ उन वनरेबल्स के ट्रेजर्स गिर रहे थे, मानो कि जैसे आसमान से ट्रेजर्स की बारिश हो रही हो। यहाँ फैंग खुश होते हुए कहके लगाकर हंसते हुए कहता है, अगर वो लोग मुझे मारने की जुर्रत कर सकते हैं तो मुझे भी उन्हें मारने का राइट है। इसी के साथ फैंग अपनी एक और अल्टीमेट टेक्निक स्लैश के साथ मास्टर बेनफू को जान से मारने के लिए तैयार होने लगता है, जो देखकर मास्टर बेनफू भी उसका काउंटर करने के लिए कहने लगती है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, सोचना भी मत। ये कहते हुए इन्होंने अपने एक्सपेक्ट टाइप अटैक को क्रिएट कर लिया था, तो फैंग अपने स्लैश अटैक उस पर चलते हुए कहता है, तुमने मुझे मारने के बारे में सोचा भी कैसे। इसी के साथ अब इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इन दोनों के अटैक्स को आपस में टकराता हुआ देखकर कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहा था, और ये दोनों ही उनके अंदर और भी ज्यादा अपनी अपनी पावर्स को डालते जा रहे थे और इधर इनकी चीखें निकल रही होती हैं। पर फिर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर बेनफू के अटैक में यहाँ पर क्रैक्स आने लग गए हैं, और इसी के साथ फैंग का स्लैश अटैक उनके इस अटैक को शटर करते हुए सीधा जाकर मास्टर बेनफू को हिट कर जाता है। मास्टर बेनफू हमले से हिट होने के बाद खुद को संभालते हुए कहती है, मैं
एक्चुअल में इतनी डिसएडवांटेज पर हूँ, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसी के साथ वो अपनी एक और पावरफुल टेक्निक के साथ फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। तो फैंग उसके इस हमले को डॉज करते हुए वहां से तेजी के साथ भागने लग गया था और भागते हुए अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है, इस बैटल की आउटकम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा निकली। अब मुझे इसे और ज्यादा होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं। फैंग के इस अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से यहाँ पर जो यूनिवर्स वनरेबल्स बचे होते हैं वो उसके इस कारनामे को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 6000 यूनिवर्स वनरेबल्स मौजूद थे, जिनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। मास्टर बेनफू यहाँ पर फैंग का पीछा करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, जबकि फैंग तेजी के साथ अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर के 1000 ट्रेजर रिवर में जाकर बैठ जाता है, जिसके चलते बेनफू यहाँ पर उस तक नहीं पहुंच पाती और गुस्से में चिल्लाते हुए से कहती है, लुओ फैंग, सोचना भी मत कि तुम हमसे बचकर निकल पाओगे। हमारी 3 अलायंस तुमसे इस डेप्थ का बदला जरूर लेगी। इसी के साथ वो तो यहाँ पर अपने मास्टर की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है तीनों एंसेस्टर्स को, जो कि यहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहे थे, उस लुओ फैंग ने हमारी तीनों रेसिस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसे भागने मत देना। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। जर्ज क्वीन कहती है, इवन मास्टर बेनफू भी उसका कुछ नहीं कर पाई और ना ही वो उन्हें थोड़ी देर तक रोक सकी। दूसरे यूनिवर्स मास्टर तो उसके सामने फिर कुछ भी नहीं है। मैं फैंग की इस हरकत को कभी नहीं भूलूंगी और इससे बदला लेकर रहूंगी। और फिर वो अपने बचे हुए बाकी सभी लोगों से कहती है, अभी के लिए ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को किल करने पर फोकस करो, वो किसी भी हाल में बचकर नहीं जाना चाहिए। इस पर मैकेनिकल रेस का वो पावरफुल बीइंग इन्हें उस बैटल की फुटेज दिखाने लगता है और हमें देखने को मिलता है कि स्टार रिवर मास्टर भी अब यहाँ पर कुछ सोचते हुए इस फाइट से बैक ऑफ करने का माइंड बना चुके थे। इधर फैंग अपने ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की आइडेंटिटी के साथ स्टार रिवर मास्टर के सामने आते हुए उसे कहता है, स्टार रिवर मास्टर, आप तो वाकई इनक्रेडिबल हैं, मैं आपको एडमायर करता हूँ। जबकि उसे अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ देखकर स्टार रिवर मास्टर तो अपने मन में यही सोच रहे थे, मैं अभी के लिए अपनी काफी ज्यादा पावर को लॉस कर चुका हूँ, लेकिन इसने मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट टेक्निक का सामना इतनी आसानी से कर लिया और इसकी डिवाइन बॉडी जरा से भी डैमेज नहीं हुई। अब इस बैटल को आगे कंटिन्यू करना पॉइंटलेस होगा। ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, अब मैं इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता और ना ही अपना बदला ले पाया हूँ। यहाँ पर कुछ दूसरे यूनिवर्स मास्टर्स खड़े हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। हम इसे मार नहीं सकते और ना ही इसके साथ कुछ कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर हम इस मैडमैन से दूर ही रहें। फैंग अब अपनी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की आइडेंटिटी के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर तुम में से कोई और आगे बढ़ना नहीं चाहता तो फिर एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ और काम भी निपटाने के लिए जाना है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है फैंग के डिवाइन किंगडम में मौजूद पैलेस को, जहाँ पर अब फैंग इस बैटल के द्वारा इकट्ठे किए हुए सभी ट्रेजर्स को यहाँ पर ला रहा था और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो ट्रेजर्स के पहाड़ लगे हुए थे, जिनमें तो वो बाता, टूका और इंसेक्ट क्वीन खेलते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। यहाँ फैंग इन्हें ऐसे मस्ती करता हुआ देखकर सर हिलाते हुए कहता है, ये भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। इसी के साथ फैंग का ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर का क्लोन भी उसके पास वापस लौट आता है और यहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हुए एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। इसके बाद फिर फैंग ने उसे अपनी वर्ल्ड रिंग में रख लिया था और कहता है, प्रीमोडियल स्टार में मेरा अपना नाम बनाने की ये बैटल परफेक्ट रही। फैंग अभी आगे कुछ कहने वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है जो बोल रही थी, मेरे डिसाइबल। हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर जुओ शैन की है, जो कि यहाँ पर फैंग से मिलने के लिए एक बोतल बनाकर उसके सामने मौजूद थे। फैंग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उनके सामने आकर उन्हें रिस्पेक्ट पे करता है। मास्टर जुओ शैन की उससे कहते हैं, लुओ फैंग, मैं पहले ही सब कुछ देख चुका हूँ कि तुमने प्रीमोडियल स्टार में क्या किया है। तुम्हारी ग्रोथ अब बड़ी तेजी के साथ हो रही है और तुम्हारा ये स्वॉर्ड वेपन अब तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ कीप अप नहीं कर सकता। ये कहते हुए मास्टर फैंग को एक स्वॉर्ड टाइप वेपन देते हुए उसे कहते हैं, ये है जुई की ब्लेड। ये एक टॉप टायर ट्रेजर है जो कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए रिफाइन किया है। आज से तुम इसका इस्तेमाल करना। इस न्यू स्वॉर्ड वेपन को अपने सामने देखकर वो बाता और टोका तो काफी सरप्राइज हो रही थी, जबकि फैंग इसे उठाते हुए एक स्वॉर्ड स्लैश लगाता है और इसी की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि हम स्क्रीन पर देख पाते हैं कि इसने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस स्वॉर्ड की पावर्स को टेस्ट करने के बाद इतने अच्छे ट्रेजर के लिए फैंग अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। इस पर तो मास्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए थे। अब बाता खुश होते हुए फैंग से कहती है, इस बैटल में तुमने टियानहुओ को कट कर दिया, बेनफू का सामना किया और ऑलमोस्ट 6000 वनरेबल्स को जान से मार डाला और उनके सभी ट्रेजर्स को सीज कर लिया। और अब ये न्यू ट्रेजर, एक इतना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड टाइप वेपन तुम्हारे पास है। अब फैंग भी अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अब मैं अपनी न्यू पावर्स के साथ अर्थ की ओनरशिप को कम्प्लीटली वापस ले सकता हूँ। फाइनली अब मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। इसी के साथ सीन कट होता और हमें ह्यूमन रेस की सुप्रीम काउंसिल
काउंसिल का व्यू दिखाया जाता है, जिसमें ह्यू जैक्स अपने थ्रोन से उड़ते हुए लुओ फेंग को कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं, हम तुम्हें ऑफिशियली ह्यूमन रेस के 90th यूनिवर्स मास्टर रिकॉग्नाइज करते हैं। लुओ फेंग, प्रीमोर्डियल स्टार की तुम्हारी बैटल ने पूरे यूनिवर्स में तुम्हारे नेम को फैला दिया है। अब तुम हमारी बराबरी पर बैठने के लिए वर्ती हो। ये कहते हुए हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने फेंग के लिए ऑलरेडी यहाँ सुप्रीम काउंसिल में एक थ्रोन लगा दिया होता है, और इसी के साथ साथ वो अर्थ की ओनरशिप के सारे राइट्स भी लुओ फेंग को वापस लौटा देते हैं। मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर तो फेंग के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि हमें देखने को मिलता है कि बाकी सभी मास्टर्स इससे काफी निराश थे, क्योंकि उन्हें फेंग के साथ हुई पहले की कन्वर्सेशन से ये मालूम हो चुका था कि अब फेंग उनके किसी भी बीइंग को अर्थ पर नहीं रहने देगा, और इसके चलते उन्हें अर्थ से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर मास्टर ह्यू जैक्स लुओ फेंग को अर्थ के सभी राइट्स को वापस लौटाने के बाद उससे कहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हम तुम्हें किस नेम से बुलाएं। इस पर फेंग थोड़ी देर तक सोचने के बाद उनसे कहता है, लॉर्ड ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। इसके बाद फिर हमें मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है कि लुओ फेंग ने सभी 5 मेजर फोर्सेस के साथ मिलकर अर्थ पर जितने भी उनके इमिग्रेंट्स मौजूद थे उन सभी से अर्थ को खाली करवाते हुए उन्हें वापस भिजवा दिया। और अब यहाँ पर फाइनली इतने लंबे वक्त के बाद फेंग अपनी वाइफ यूजिन के साथ एक अच्छा और रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगता है। हमें देखने को मिलता है कि अर्थ के लोग तो फेंग के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थे। फेंग अब अपनी अर्थ को एक्सप्लोर कर रहा होता है और साथ ही साथ अपने मन ही मन कह रहा था, इस इतनी लंबी जर्नी में बार बार लाइफ एंड डेथ बैटल से गुजरने के बाद फाइनली अब मेरा गोल कंप्लीट हो चुका है, जो कि था यूनिवर्स की पीक पावर्स में खड़े होकर अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करना, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। अब फाइनली मैंने अपनी खुद की स्ट्रेंथ के साथ मैंने अर्थ के स्काइज और अर्थ की जमीन को ह्यूमंस को लौटा दिया है। ये कहते हुए फेंग की एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना, और हाँ, आपको ये लॉन्ग वीडियो देखने में कितना ज्यादा मजा आया मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ।